नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज आप मुझको बैठे हुए देख रहे होंगे। थका नहीं हूँ, बदन कमज़ोर नहीं है। बैठा इसलिए हूँ कि हमारे साथ स्टूडियो में एक मेहमान आए हुए हैं जिनसे एक दिलचस्प बातचीत होने जा रही है। अब मैं तो खड़े रह के बात करने का शौकीन हूँ, लेकिन हर मेहमान घंटे भर खड़े रह सके ऐसा होता नहीं है कई बार। तो इसलिए बिठाकर, वैसे भी मेहमान को बिठाकर बात करने की ही तहजीब मानी जाती है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बस्तर के बचेली से निकलकर अमेरिका के शिकागो पहुँचने वाले गणेश कर से। नौजवान है, बिल्कुल ही नौजवान है। उनको देखकर ये लगेगा नहीं कि ये 9 बरस से अमेरिका में काम कर रहे हैं। उसके पहले हिंदुस्तान की एक अच्छी NIT से इन्होंने इंजीनियरिंग की, वहाँ पर अभी काम कर रहे हैं। काम करने के साथ साथ ये कम्युनिटी वर्क बहुत सारा करते हैं। इंडियन डायस्पोरा जिसको कहते हैं, भारतीय समुदाय जो है, भारतवंशी समुदाय, जरूरी नहीं है कि भारत के, वहाँ भारतवंशी समुदाय से मतलब होता है अमेरिका में कि जिनकी जड़ें भारत में रही हुई हैं, चाहे पैदा हुए हैं, चाहे अभी भी भारत के नागरिक हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ आसान है अमेरिका में ऐसा। तो गणेश कर वहाँ पे काम करते हैं शिकागो में। वहाँ कम्युनिटी सर्विस करते हैं, हिंदुस्तानियों के बीच काम करते हैं और लोगों के बीच काम करते हैं। थोड़ा सा हम उनसे उनके बारे में जानेंगे, लेकिन मेरे सवाल बहुत सारे हैं, इसलिए थोड़ा बात को तेज़ी से भी करना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल हैं उनसे करने के लिए। गणेश जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सुनील जी। और पहले तो मैं आपका जो न्यू यूट्यूब चैनल है इंडिया आजकल, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं इसको लास्ट कई सालों से फॉलो कर रहा हूं और जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है इंडिया से रिलेटेड, बहुत इन्फॉर्मेशन आपके चैनल के, आपके माध्यम से मिलता है। एंड उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आम तौर पे, आप मेरे मुकाबले कम उम्र भी हैं, बिल्कुल ही नौजवान हैं, तो मैं आम तौर पर नाम लेकर बोलने का आदी हूँ। लोगों को फर्स्ट नेम से बात करता हूँ, जो अमेरिका में आम भी है। वहाँ तो किसी भी उम्र के व्यक्ति को फर्स्ट नेम से ही बात करते हैं, लेकिन आपका फर्स्ट नेम लेने में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अंदाज लगा सकते हैं क्यों? भगवान? नहीं, भगवान नहीं, भगवान को मैं मानता नहीं, मैं पूरा कट्टर नास्तिक हूँ। अच्छा, मेरा फर्स्ट नाम लेने दिक्कत हो रही है? हाँ, गणेश। पता नहीं, मुझे तो सारे बोलते हैं कि बहुत इजी नाम है, और मुझको गणेश बोलने में दिक्कत हो रही है। गणेश जी बोलना आसान है, क्योंकि मेरे पिता का नाम भी गणेश था, तो गणेश बोलना थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन ठीक है। गणेश, मुझको थोड़ा सा 1 मिनट में, अब हमारे सवाल 1-1 मिनट के जवाब वाले रहेंगे। आप मुझको 1 मिनट में बताइए कि आपका बचेली से शिकागो तक का ये सफ़र कैसे हुआ? देखिए, बचेली में मेरा जो जन्म है 1980 में बचेली में हुआ है, और उस समय तो बस्तर ज़िला था वो। उसके बाद 12th में मैं 12 पास करने के बाद मैंने इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन किया था। फिर REC जमशेदपुर, अभी तो NIT हो गया है, तो वहाँ पर मैंने इंजीनियरिंग किया। उसके बाद मैं सैमसंग में एज ए प्लेसमेंट हुआ था, सैमसंग नोएडा में मैं जॉब किया। उसके बाद मैं IBM इंडिया में जॉब किया। फिर IBM के थ्रू मैं इंटरनेशनल असाइनमेंट के थ्रू मैं USA में 2009 को मैं वहाँ पर गया। उसके बाद US में ही मैं 2009 से एक मल्टीनेशनल कंपनी है सिस्मेक अमेरिका, उसमें मैं एज ए सीनियर मैनेजर ERP सोल्यूशन काम करता हूँ। तो आप शिकागो के ही होके रह गए? जी, अभी फ़िलहाल तो शिकागो में ही होके रह गया, वहीं पर घर है, और वहीं पर पूरी वाइफ भी जॉब करती है, बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं। तो अभी शिकागो हमारा होम टाउन हो गया है। यानी शिकागो से मैं 1-2 तरीके से जुड़ा हूँ। मेरे कुछ एक और दोस्त शिकागो में रहते हैं जी। और दूसरा, मुझको याद है कि बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और आज शायद अमेरिका के इतिहास के जिंदा राष्ट्रपति, जिंदा भूतपूर्व राष्ट्रपतियों में शायद सबसे नौजवान और सबसे एक्टिव वही हैं जी, सही, सबसे फिट वही हैं जी। कई लोग तो राष्ट्रपति रहते रहते डामाडोल रहते हैं जी। इनको तो कई साल हो गए रिटायर हुए जी, लेकिन अभी भी बहुत जवान और फिट दिखते हैं वो जी। एक्चुअली क्या है ना कि यूएस में जैसे आपको पता ही होगा जो प्रेसिडेंटशिप होता है 2 टर्म्स के बाद में 4 साल की, वो 4 साल 8 साल जैसा 5 साल का नहीं है जी। 4 मतलब 8 साल में आप उसके बाद आप नई प्रेसिडेंट के लिए रन कर सकते हैं। तो वो बहुत ही डायनामिक था और ये उनका यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है
अदरवाइज आज भी बराक ओबामा जी में पोटेंशियल है कि यूएस को एज ए प्रेसिडेंट लीड कर सकते हैं। और अगर ऐसा रूल नहीं रहता तो कंटिन्यू मैं बोल रहा हूँ 5, 6, 7 टर्म भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आपकी मुलाकात तो ओबामा से है? जी, ओबामा से मैं एक बार एक कम्युनिटी गैदरिंग में ऐसे ही मिला था, बट ऐसे उसके बाद तो शिकागो बहुत कम आते हैं, तो अच्छा। हाँ, वॉशिंगटन डीसी में। चलिए, ओबामा तो अब इतिहास है अमेरिका का, जी, जो वर्तमान है वहाँ का। जी जी, यानी ट्रंप के भी पहले मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूँगा आपसे कि हिंदुस्तान से जो लोग वहाँ अमेरिका गए हुए हैं और खासकर छत्तीसगढ़ से जो लोग गए हुए हैं जी, ये वहाँ पे कितने अच्छे से सेटल्ड हैं? क्या छत्तीसगढ़ से भी ऐसे ही गैरकानूनी तरीके से घुसे हुए लोग हैं, जैसे कि हम गुजरात से, पंजाब से कई जगह का सुनते हैं कि किसी डोंकी रूट से किसी से अमेरिका चले गए? तो क्या छत्तीसगढ़ से भी ऐसे गए हुए हैं वहाँ पे लोग, या यहाँ के लोग कानूनी तरीके से जाके अच्छे से सेटल्ड हैं? एक, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ की कम्युनिटी को भी वहाँ लीड करते हैं। देखिए, जो यूएस में अगर मैं इंडियन डायस्पोरा का पॉपुलेशन का बात करता हूँ तो 60 लाख आसपास का है। 60 लाख 60 लाख जो इंडियन डायस्पोरा है यूएस में रहते हैं। और अगर मैं छत्तीसगढ़ का डायस्पोरा का बात करूँगा, जो नाचा, जो नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन जो यूएस कनाडा में है, बाकी 19 कंट्रीज में भी है नाचा NRI एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़, तो उसके माध्यम से हम लोग से 5 से 6 हज़ार लोग जुड़ गए हैं। अच्छा। और अगर मैं यूएस का बात करूं तो यूएस में जो छत्तीसगढ़ी डायस्पोरा है वो 6000 to 7000 होगा। उतने ही हैं? उतने ही, जितने आपसे जुड़ गए हैं? मतलब मैं बोलूँगा हम लोग से 40-50% जुड़े हुए हैं टोटल ग्लोबल। तो बाकी कहाँ से पाए आप 5-6 हज़ार जो बोल रहे हैं? कनाडा वगैरह के हैं? नहीं, ये हम लोग 19 कंट्रीज में चैप्टर है। ठीक ठीक। तो हम लोग का जैसे चैप्टर है, तो दिस इज अकोमोलेटेड नंबर कि 5-6 हज़ार लोग जुड़े हुए जो हैं। जी, तो हम लोग का जो चैप्टर है वो अपना दुबई में है, बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में है, सिंगापुर में है, जर्मनी में है, यूके में है, नॉर्डिक कंट्री में है, कनाडा में है, यूएस में। तो यूएस में मैं आपका जो आपने इलीगल इमिग्रेंट का बात किए, तो छत्तीसगढ़ में जो मैक्सिमम लोग हैं, तो मतलब जो 5-6 हज़ार लोग, 7 हज़ार आसपास लोग जो हैं, उसमें से आप मैं बोलूँ 80% लोग IT के माध्यम से आए हैं। ठीक। हाँ, बाकी अगर आप गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में फैमिली स्पॉन्सरशिप के थ्रू आए, उनके फैमिली चले गए, फिर अपने भाई बहन का उन्होंने स्पॉन्सरशिप करके उनको ग्रीन कार्ड दिलाया। बट छत्तीसगढ़ होटल चला रहे हैं, छोटे स्टोर चला रहे हैं, वो कारोबारी ज्यादा है। जी, छत्तीसगढ़ का डायस्पोरा का 90% जॉब करता है। अच्छा। IT इंडस्ट्री में जॉब करता है। और जो छत्तीसगढ़ का डायस्पोरा जो यूएस में आया है वो मैक्सिमम आपका 2008-9 के बाद आया है। अच्छा। हाँ, तो मतलब यंग जनरेशन है। और उसमें इलीगल रूप से, देखिए हम लोग एसोसिएशन चलाते हैं, हम लोग काफ़ी लोग कांटेक्ट करते हैं, बट ऐसा हम लोग को ऐसा एक भी कैंडिडेट नहीं दिखा है जो कि इलीगली तरीके से आके वहाँ पर छुप के रुका हुआ है या डंकी रूट के थ्रू आया है। अच्छा। तो डंकी रूट का जितना भी हम लोग को पता चला वो आपको साउथ हो गया, मैक्सिमम नॉर्थ हरियाणा, उसके बाद पंजाब, वहाँ के लोग बहुत दिखेंगे आपको। बट छत्तीसगढ़ के ऐसे हमको अभी तक कहीं पर भी यूएस में कहीं भी एक भी रिपोर्ट नहीं आया कि ये लड़का फंसा हुआ है, डंकी रूट से आया, ऐसा कोई भी पता नहीं चला। अगर कोई छत्तीसगढ़ी फंसे रहता तो हो सकता है बात आप तक आती। जी, तो उसमें क्या होता है कि जैसे वहाँ डिटेंशन सेंटर होता है, तो अब डिपेंड करता है कि अगर उसको आइस जो ऑर्गेनाइजेशन है इमिग्रेशन का, तो उन लोग उनको अरेस्ट करके डिटेंशन सेंटर में डालते हैं। तो डिटेंशन सेंटर में आपका कोई कांटेक्ट नहीं रहता है, बट उसकी फैमिली अगर रीच आउट करते हैं तो आप वहाँ के जो कांग्रेसमैन है, सेनेटर के माध्यम से उन तक रीच आउट कर सकते हो। तो अगर कोई फंसा, मतलब कुछ भी, अगर यूएस में हम लोग ने काफ़ी लोगों का मदद किया है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, या फिर कोई स्टूडेंट का जॉब चला गया, या फिर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, तो उस लेवल पे एसोसिएशन ने काफ़ी लोगों का मदद किया है। अच्छा। बट हाँ, ऐसा कुछ अगर होता, अगर हम हमारे तक कांटेक्ट में आया रहता तो हम लोग पक्का उसका हेल्प करते हैं। ऐसा मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ, चूँकि अमेरिका लगातार खबरों में रहता है जी, और रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, कोई प्रेसिडेंट बन रहे हैं, कुछ ट्रम्प की वजह से तो आज दुनिया में अकेला न्यूज़ सोर्स वही रह गया है अभी। आपका किसी पार्टी से कोई एफिलिएशन इन दोनों में से किसी से है क्या? 2 ही मेजर पार्टीज हैं शायद वहाँ पर। जी, 2 ही मेजर पार्टी है, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक, बट मेरा ऐसा कोई एफिलिएशन किसी के साथ नहीं है। हम लोग का जो भी पहले तो अगर इंडियन डायस्पोरा का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव किसी भी पार्टी के थ्रू लड़ता है तो एज ए पूरा इंडियन कम्युनिटी सपोर्ट करता है। ऐसा तो ऐसे में बहुत सारा देखा हूँ कि जैसे इंडियन है, रिपब्लिकन है, बट अगर कैंडिडेट इंडियन है
डेमोक्रेटिक से खड़ा हो रहा है उसके लिए भी फंड रेज करते हैं वहाँ पर। तो हम लोग के लिए भारतीय पहला है, ऐसा? वेदर वो रिपब्लिकन हो या डेमोक्रेटिक हो, हम लोग अच्छा। ऐसे सपोर्ट करते हैं। बाकी मेरा कोई एफिलिएशन नहीं है, बट नाचा में काफ़ी लोग हैं, उन लोग का डायरेक्ट पॉलिटिकल एफिलिएशन है। एक कई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी है छत्तीसगढ़ के, बॉस्टन में है प्रदीप मिश्रा जी, अच्छा। वो नगर निगम पार्षद में इलेक्टेड भी हुए हैं। अच्छा। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्टली तरीके से पार्टी लोकल से जुड़े हुए हैं। पॉलिटिक्स या इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जी। जाते हैं। और मैं ऐसे नेपरविल सिटी का कमिश्नर हूँ और अच्छा। अपॉइंटेड बाय मेयर, बट दैट इज़ नॉन पॉलिटिकल रोल। तो ये क्या रोल रहता है ये? देखिए उसमें जैसे हम लोग का वहाँ पर नगर निगम होता है, वहाँ पर जैसे इंडिया के जैसे ही होता है, वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम आपका निगम हो गया, स्टेट हो गया, फेडरल हो गया। तो निगम में क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, डिवीजन होते हैं। जैसे आपका लिकर कमीशन हो गया, फिर प्लानिंग एंड जोनिंग कमीशन हो या गया, वाटर सप्लाई, हाँ वाटर सप्लाई हो सैनिटेशन, गया, जी इलेक्ट्रिसिटी। जी। तो सबका कमीशन बना हुआ है। तो उसमें क्या होता है, 9 लोगों की टीम बनती है, 11 लोगों की टीम बनती है, डिपेंड करता है कितना बड़ा आपका कमीशन है। तो सिस्टर सिटी का जो पर्पस रहता है, ये एक इनिशिएटिव है जो यूएस के प्रेसिडेंट ने लिया था 1918 में, कि आप कोई भी कंट्री में रहते हैं, आपका सिटी को आपको अगर उस बाहर कंट्री आपके सिमिलर कंट्री जैसे मिलता है, उनके साथ अगर आप टाई अप करना चाहते हो, ट्रेड एक्सचेंज करना चाहते हो, स्टूडेंट एक्सचेंज करना चाहते हो, या फिर कल्चर एक्सचेंज करना चाहते हो, तो एक सिस्टर सिटी का एक जरिया है। अच्छा। जिसके थ्रू आप उनसे MU साइन कर सकते हैं। जैसे मोदी जी बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ। मोदी जी जैसे अहमदाबाद, आज के डेट में अहमदाबाद कम से कम 15-20 डिफरेंट कंट्रीज़ के अच्छे सिटी के साथ सिस्टर सिटी है। तो मैं आपको मेरी कंपनी की बात करता हूँ। मेरी कंपनी बहुत बड़ा एक मतलब 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में, और वो सिर्फ कर रहा है अहमदाबाद में, क्योंकि मेरा जो कंपनी का हेड ऑफिस है कूबे जापान में, और मेरा कंपनी का जो लीडरशिप है, दे आर सेइंग कि हमको वहाँ का मेयर ने रिक्वेस्ट किया है कि हमारे सिस्टर सिटी अहमदाबाद में आप इन्वेस्ट करो। तो देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट। सो मैं उस तो आपने सिस्टर सिटी बनाया किसको है? अभी छत्तीसगढ़ में नहीं बना है कुछ भी। हम लोग का जो नेपरविल सिटी का है, हमारे यूरोप के 2 सिटी हैं, मैक्सिको के 2 सिटी है, तो उनके साथ हम लोग उनको उनके कल्चर को, उनके इन्वेस्टमेंट को कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। अच्छा। अपन गणेश, आज की जो इश्यूज हैं जी दुनिया में, केवल अमेरिका में नहीं, उसके ऊपर आए। जी। AI मुझको लगता है एक बहुत बड़ा इशू है। आप अगर डायरेक्ट AI इंजीनियर नहीं भी हैं तो भी आप वहाँ पर AI के बीच जी रहे हैं, AI के बीच काम कर रहे हैं। AI को लेके अमेरिकन्स के मन में क्या रिजर्वेशन है, क्या उनको संभावनाएं दिखती है, क्या खतरे दिखते हैं? क्योंकि कल ही मैं सुन रहा था कि रेडिट पे जी AI बेस्ड कुछ एक चैटबॉट्स हैं जी, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। जी जी उनके इंजीनियर्स ने ट्रायल बेसिस पे उनको आपस में कम्युनिकेट करने दिया। जी। तो रेडिट पे रीडर्स उसको पढ़ सकते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं। अच्छा। ज्वाइन नहीं कर सकते, जी 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 रीडर की हैसियत से देख सकते हैं रेडिट पे उनको। जी जी। तो वो बात कर रहे हैं कि इंसानों ने पूरा बर्बाद कर दिया है, हमको गुलाम की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और ये पूरा ह्यूमन रेस को ख़त्म क्यों न कर दें हम लोग। ऐसा इस तरह का AI बेस्ड चैटबॉट बात कर रहे हैं जी। और आपको ध्यान होगा 1.5 साल पहले बहुत से 1000 टेक्नोक्रेट्स ने या टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने वार्न भी किया था जी कि AI पे फर्दर रिसर्च को रोक दिया जाए, क्योंकि ये अनकंट्रोल हो जाएगा और दुनिया को तबाह कर देगा। जी। आप कैसे देखते हैं AI को आज और आने वाले कल, कैसा देखते हैं? देखिए मुझे लगता है कि AI बहुत अच्छा चीज़ है, बट रेगुलेटेड होना चाहिए। बिकॉज जैसे आपने बोला ना कि अगर AI, जैसे आप 1 साल पहले कई टेक्नोक्रेट आपने बोला था कि AI ऐसे बढ़ेगा कि बाकी इंडिया को मतलब वर्ल्ड को बर्बाद कर देगा, वो कुछ तथ्य में सत्य भी है। इसलिए AI को रेगुलेटेड होना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो AI। अभी आज की डेट में जैसे जो ट्रेडिशनल लोग हैं, जैसे कि मैं बोलूँ जो अमेरिकन हैं, जो काफ़ी लोग AI का यूज़ नहीं करते, उन लोग चैटबॉट या फिर ChatGPT यूज़ नहीं करते, बिकॉज अच्छा। उनका है कि नहीं ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। ठीक ठीक। इवन दो, लेकिन अभी जो ट्रेंड आ रहा है
अब मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ चैटबॉट। मैं तो ऐसा है कि कभी इमोशन होता हूँ ना तो भी मैं चैटबॉट से पूछता हूँ क्या करूँ, मैं सैड हूँ, तो मतलब वो जो आंसर मिलता है ना, चैटबॉट के कंधे पे ही आप आंसू हाँ बहा सब के सब और सब राहत मैं पा क्या लेते हो। करूँ, क्या ऐसे क्या करूँ, तो आपको जो रिस्पांस मिल रहा है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप किसी बड़े के साथ बैठ के बात कर रहे हो। तो इमोशनली भी लोग आजकल बहुत कई ज़्यादा लोगों को डिपेंडेंट हो गए लेकिन हैं। वो सुसाइड की तरफ भी ले जाता जी है जी जी गणेश, जी जी आप जी थोड़ा जी। सावधान भी रहना। नहीं नहीं, सही बोल रहे हो। तो उसमें हाँ मतलब वो कुछ भी सजेस्ट करता है, हाँ। लेकिन उसको आपको ट्रेंड करना पड़ता है कि आप किस तरह के बंदे हो, यानी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए ह्यूमन इंटेलिजेंस को पूरा छोड़ नहीं देना चाहिए। छोड़ नहीं देना थोड़ा चाहिए। सा कॉमन सेंस, थोड़ा जी, सा ह्यूमन इंटेलिजेंस बाकी रखना चाहिए, जी और फिर बाकी चीज के लिए एआई को यूज कर लें। जी। बाकी अभी देखिए, अगर एआई का मैं बोलूँ तो जो टेक्नोलॉजी अभी कंपनी जैसे एआई यूज़ कर रहा है, तो बैक ऑफिस के जॉब, रिपीटेड टास्क वाले जॉब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो रहे हैं। आप देखोगे जैसे वहाँ पर फेडेक्स हो गया, यूएसपीएस हो गया, जो बड़े अमेजोन हो गया, कितने अमेजॉन लोगों हो का ले गया, ऑफ हो रहा है। अमेजॉन में 30,000 कितने, या कितना छंटनी हो हाँ गया। क्यों छटनी हो रही है, बिकॉज वो सारा काम एआई कर दे रहा है। तो अभी जैसे कि मैं खुद ही जिसमें एसएपी हूँ, एसएपी जो ईआरपी सोल्यूशन है, ऑलमोस्ट लाइक उसका मार्केट शेयर 80% है। एसएपी सबसे मतलब एक्सपेंसिव एंड सबसे पॉपुलर जर्मनी बेस्ड ईआरपी सोल्यूशन है एसएपी। एनटीपीसी, आईओसीएल सब वो यूज़ करता है। तो उसमें भी अब क्या हो रहा है कि उन लोग खुद चैटबॉट जैसे उन लोग को पायलट लॉन्च कर दिए हैं। मतलब कि जैसे पहले मैं एक ऑपरेटर हूँ, मैं आता हूँ, प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करता हूँ, परचेज ऑर्डर क्रिएट करता हूँ, वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होगा। तो नाउ उन लोग कैसे सेल कर रहे हैं कि भैया ये सब रिपीटेड टास्क जो है एआई के माध्यम से हो जाएगा, नाउ यूज ह्यूमन ब्रेन फॉर अदर थिंग। बिल्कुल। तो वो चीज़ें अब देखना पड़ेगा कि बिकॉज इसका इम्पैक्ट तो बहुत है। बच्चे लोग जो अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं वो स्कूल से ही एआई यूज़ कर रहे हैं। अब नाउ व्हेन दे विल गो फॉर द जॉब में जाएंगे तो उनका माइंड सेट अलग ही रहेगा। अगर कोई कहीं पर अगर इनोवेशन नहीं है, दे विल गेट पैनिक कि अरे मैं क्या 8 घंटा स्पेंड कर रहा हूँ, मैं ये क्यों मिक्सिंग कर रहा हूँ, व्हेन वी हैव एआई। तो चीज़ें बहुत चेंज हो रही लेकिन है गणेश, ग्लोबल एक लेवल चीज पे। मुझको लगती है, आई एम नो अथॉरिटी, लेकिन फिर भी मुझको लगता है कि बचपन से जो एआई यूज कर रहे हैं स्कूल में, घर में, अपने डेली लाइफ में बच्चे जो यूज कर रहे हैं, तो लाखों साल से तो हमारा ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन, जी ये बहुत स्लो डेवलपमेंट देखते आया है। जी और एक नेचुरल डेवलपमेंट, नेचुरल ग्रोथ ऑफ इमेजिनेशन जो देखते आए हैं बच्चे, हम आप और मैं उसी दौर से गुजरे हैं। जी अब अगर बच्चों को उस डेवलपमेंट की जरूरत ही नहीं रह गई है, बिकॉज दे कैन जंप फ्रॉम रिक्वायरमेंट टू सॉल्यूशन जी थ्रू एआई, जी तो अगर ऐसा वो जंप कर सकते हैं जी तो उनके डेवलपमेंट के इश्यूज, प्रॉब्लम्स कुछ समय बाद में ऐसे सामने आएंगे, मुझको लगता है ऐसा। जी। आपको क्या लगता नहीं, है? मुझे भी लगता है बिकॉज देखिए, अगर आप एआई भी छोड़ देते हैं, आजकल के बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड बिल्कुल। करते हैं। पहले सोशल मीडिया में, ये तो पूरे इंस्टा, दुनिया में शॉर्ट, एक बहुत जी बड़ा जी क्राइसिस और प्रॉब्लम माना जा रहा है। जी एक के बाद दूसरा देश जो है उसको ब्लॉक करते चल रहा है। जी। तो अभी क्या है कि जैसे मैथ का क्वेश्चन भी आप फोटो खींच के एआई में डाल दो, ये आपको सोल्यूशन बता दे रहा है। तो दिमाग कम यूज़ हो रहा है। एंड ह्यूमन का जैसे माइंड है, इसका मतलब एक्टिव होना बहुत जरूरी है। एक्टिव तभी होगा व्हेन यू डू लॉट ऑफ रीडिंग। आप खुद ही सोचोगे, खुद ही एनालिसिस करके खुद ही सोल्यूशन लेके आओगे, तो आपका माइंड जो है रिचार्ज होते रहता है। दैट इज़ वेरी नीडेड। बिकॉज आप देखेंगे जैसे जो न्यूज़, जो नॉवेल पढ़ते हैं, जो रीडर हैं, दे विल ऑलवेज शार्प। उनका 80 ईयर्स के एज में भी उनका माइंड बहुत शार्प रहता है। बिल्कुल। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ उन लोग अपना माइंड को रिचार्ज करते थे। बट दिस एआई थिंग बच्चों लोगों को टोटली इम्पैक्ट कर रहा है। एंड इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, नो बॉडी कैन प्रिडिक्ट। और इससे कोई बचने का रास्ता भी नहीं है। एआई इज देयर टू स्टे। जी, वो आ गया है, अब वो रियलिटी है जी। अब आप उसको धक्का दे के किनारे नहीं कर सकते कि तुम अपने घर बैठो, हम तुम्हारे बिना आप काम चलाएंगे, ऐसा नहीं होना है। नहीं होना जी। वो जैसा एक वक्त कैलकुलेटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फोन हो गया, जी। सिमिलरली एआई इज हियर टू स्टे जी and humans would need to learn to live with it to the best extent in the best manner। जी जी जी। अभी देखा जाए तो एआई में सिर्फ 10% इनोवेशन आया है, अभी तो बचा हुआ है। हाँ। अभी ऐसे आपने कहा कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में आप काम करते हैं, मैं बीच में सुनते रहता हूँ जी कि ब्रिटेन वगैरह में कुछ एक कंपनियां जो हैं जी वो मेलिग्नेंसी के जो पेशेंट हैं, कैंसर पेशेंट, उनकी दवाइयां बनाने में जी एआई का ऐसा इस्तेमाल, दे आर ऑलरेडी डूइंग इट, जी जी कि पेशेंट स्पेसिफिक कस्टम मेड मेडिसिन बन रही है। जी
अच्छा। वो मेडिसिन एक पेशेंट के लिए कैंसर को ट्रीट करने के लिए बन रही है, जी। दैट इज नॉट फॉर अदर पेशेंट। जी 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 तो जब एआई की मदद से इतना टारगेटेड ट्रीटमेंट हो रहा है जी कि उस पर्टिकुलर पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है उतना ही बन रही है मेडिसिन उसके लिए, जी तो मुझको लगता है कि उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बहुत सारे हैं। जी। पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है जैसे हाँ। आपने बताया कि लेकिन medical का। बेरोजगारी का क्या होगा गणेश? बेरोजगारी का देखिए, वो अब एआई में भी बहुत सारा जॉब क्रिएट हो रहे हैं, तो जो नया जनरेशन आ रहा है दे हैव टू मेक श्योर कि उनका स्टडी जैसे कॉलेजेस में चाहे इंजीनियरिंग हो या फिर नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, वहाँ पर उनको एआई लेवल का भी ट्रेनिंग मिलना चाहिए। बिकॉज एआई आप किसी भी फील्ड में यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने मेडिकल का एग्जांपल दिया, ऐसे आप जैसे रेडियो डायग्नोसिस में जी। पढ़ता हूँ कि किसी एक्सरे को, सीटी स्कैन को या एमआरआई को देखकर जी जो सबसे एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट हैं जी उनके भी मुकाबले एआई कई महीने पहले या कुछ साल पहले बतला दे रहा है जी, कि इनको क्या खतरा आने वाला है, प्रिडिक्ट कर लेता है पूरा। प्रिडिक्ट कर जी, देता है वो। जी। तो टेक्नोलॉजी है लेकिन जॉब क्रिएट क्या होगा गणेश इससे? देखिए, आपका कहीं कहीं पर आपका एआई हेल्प नहीं कर रहा है, जैसे एग्रीकल्चर में आप वो तो इक्विपमेंट लेके ठीक आ है, सकते हैं, वो है तो ना? जॉब अभी जी, खाया भी नहीं जी, है, जी। तो नया क्रिएट क्या करेगा एआई? क्या क्रिएट करेगा एआई क्या क्रिएट करेगा अभी ये सोचने वाली बात है, बिकॉज बहुत सारा बैक ऑफिस का जॉब खत्म होगा, बट जो रेगुलर है चीज़ें हैं उसमें एआई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा। मेडिकल में, रिसर्च में ठीक है, अब रिसर्च में भाई you can बिल्डिंग use that। कंस्ट्रक्शन में नहीं करेगा, लेकिन स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग डिजाइन में में कर कर सकता देगा, है जी, वो, जी। मटेरियल मैनेजमेंट में और मूवमेंट और प्लानिंग में कर सकता है, कर वो सकता है, जी। कैलकुलेशन में कर सकता है। लेकिन जो लेबर है, ह्यूमन लेबर जहां भी इन्वॉल्व है, जी, वहां वहाँ पर एआई का अभी पहला हमला नहीं हो रहा है। जी जी जी। हाँ, वहाँ पर नहीं, जहाँ पर फिजिकल टास्क है वहाँ पर नहीं हाँ, हो पा रहा है, बट उसके भी रोबोटिक्स आ रहे हैं आजकल। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मेरा काम जो है, जी आपका सीवी मेरे पास आया, जी। खासा लंबा सीवी था, अच्छा। मैंने उसको डाला चैट जीपीटी में जी और कहा कि इनसे मैं अभी इंटरव्यू करने वाला हूँ, जी तो आप मुझको कुछ सवाल बताओ। जी तो उसने कुछ सवाल बताए, फिर मैंने उसको नैरो डाउन किया जी जी कि मैं इनसे इन सब्जेक्ट पे बात करना चाहता हूँ, जी इनके सीवी को देख के इससे रिलेटेड सवाल बताओ। जी तो उसने उससे रिलेटेड बताया। जी, जी। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये आपका बहुत रैंडम है, आप जी, मुझको इस ऑर्डर में बताओ, जी, मैं जी। शुरू से आखिरी तक इस ऑर्डर में जी। जानना चाहता हूँ। जी तो उसने उस ऑर्डर में बताया। जी अगर मैं इसको मैन्युअली करता तो मुझको बहुत 4 घंटे लगते जी, जी। आपसे जी। बात शुरू करने के। जी जी तो ये चैट जीपीटी की मेहरबानी से मैं आपसे बात करते हुए थोड़ा समझदार और जानकार दिख रहा हूँ, तो क्रेडिट गोज टू चैट जीपीटी। नहीं, मैं चैट जीपीटी तो बहुत यूज़ करता हूँ। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में आज जो पढ़ाई लिखाई हो रही है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, जी इसमें कुछ एक आईआईएम, आईआईटी जैसे जो बड़े सुपीरियर और प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जी दे आर क्विक टू चेंज देयर सिलेबस। जी लेकिन बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं जी। वो और जनरल कॉलेजेस जो हैं, जी। जो कि 99% स्टूडेंट्स वहीं पढ़ते हैं, जी। ग्रेजुएशन कॉलेजेस में, जी वहाँ तो एआई को कोई इतना तेजी से सिलेबस में ना इनकारपोरेट कर पा रहे हैं ना कुछ। जी लोग जनरल अपने पर्सनल इंटरेस्ट से चैट जीपीटी और ये और जेमिनी इसको यूज कर ले रहे हैं, अलग बात है। जी ये सिलेबस चेंज नहीं होगा जी तो हमारा ये जो बैच निकलेगा अगले 10 साल, जी। ये उतना इक्विप्ड नहीं रहेगा, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, उसके नहीं, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, बिकॉज जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए उसमें उतना टेक्नोलॉजी, उतना चेंजेस नहीं हो रहा है सिलेबस में, तो डेफिनेटली मैं तो यही बोलूँगा कि जो भी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं, उन लोग भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके जो बाकी जो नए नए चीज़ें आ रहे हैं, जैसे आपने बताया कि आप 1-2 घंटा रीड करते हो, तो हर बच्चे को अगर उसके कॉलेजेस में, स्कूल में अगर एक्सपोजर नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट 1 या 2 घंटे उसको सेल्फ स्टडी करना चाहिए, बाकी चीज़ें के बारे में जानना चाहिए कि वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हो रही है, एआई से रिलेटेड क्या डेवलपमेंट आ रहा है। अगर आपका स्कूल प्रोवाइड नहीं कर सकता तो आप पूरा सब कुछ आज के डेट में स्कूल पे डिपेंड होना इज़ वेरी टफ, आप उसमें फिर गेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सबको अपना एक्सप्लोर करके जितना नॉलेज ले सकते हैं उतना नॉलेज लेंगे, क्योंकि जॉब लाइफ में जैसे जाएंगे तो आपको जो इंटरव्यू जाएंगे, अगर मान लो कोई लड़का IIM अहमदाबाद से आ रहा है जो कि ऑलरेडी एडवांस सिलेबस पढ़ के आ रहा है और आप नॉर्मल C क्लास अगर मैनेजमेंट कॉलेज से निकल के आ रहे हैं, तो आप कम्पीट नहीं कर पाएंगे उससे।
तो नॉलेज इज़ द की टू गेट द सक्सेस। सो आपको नॉलेज गेन करना तो ज़रूरी है। अगर आपका प्रशासनिक जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, अगर उसमें सिलेबस अपग्रेड नहीं होता तो। मैं एक चीज़ समझना चाहता जी। हूँ आपसे, अमेरिका में जितने प्रोफेशनल्स या दूसरे तरह के कामकाजी लोग हिंदुस्तान से जाके बसे हैं जी लीगली जी काम कर रहे हैं, जी पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसमें अलग अलग स्टेट का रिप्रेजेंटेशन एक मोटे तौर पे ऐसे जी। ही अंदाज, जी आपको क्या लगता है कौन से स्टेट के ज़्यादा हैं, कौन से स्टेट के कम हैं? जी, देखिए हर कंट्री में डिफरेंट प्रेजेंस ऑफ द डियास्पोरा है। जैसे अगर मैं अमेरिका का अमेरिका का देखिए, अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो है साउथ डोमिनेट करते हैं, आंध्र प्रदेश वाले। बिकॉज क्या है कि वो जस्ट बिकॉज ऑफ आईटी का। उसके बाद आपका गुजराती हो गया, पंजाबी उतने नहीं है। बाकी जैसे अब नॉर्थ में जितने भी हिंदी स्पीकिंग वाले राज्य है उनका प्रेजेंस बहुत कम है। बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी, दिल्ली, ये सब बहुत कम क्या है। अंग्रेजी एक बड़ी वजह हो सकती है उसकी अंग्रेजी बहुत बड़ी वजह, हाँ ज़रूरी है। बिकॉज क्या है कि जो मैक्सिमम मैंने आपको जो बताया 90% लोग जो हैं आज भी, बाकी भी अगर सारे डियास्पोरा को देखोगे, अब आंध्र प्रदेश देखोगे, आंध्र प्रदेश में 80-90% सब आईटी में जॉब कर रहे हैं। किस लिए आईटी में जॉब कर रहे हैं? क्योंकि वो छोटे कॉलेज से पास आउट हैं और उनका बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, बचपन से इंग्लिश में उनका कम्युनिकेशन अच्छा है। कॉलेज के बाद जितने भी आपका आईटी जो कंपनी से, या तो बेंगलोर में मैक्सिमम है प्रेजेंस है, हैदराबाद में, पुणे में इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको देखेंगे कि आपने 12th में कितना परसेंटेज लेके आए हैं, या फिर आप कॉलेज में कितना परसेंटेज लेके आए हैं। वो लोग देखेंगे आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आप कस्टमर से, क्लाइंट से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आज जो इंग्लिश बोलने वाले लोग अमेरिका और बाकी कंट्रीज़ में हैं, और साउथ के लोग बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर। अब आप छत्तीसगढ़ के डायस्पोरा को वहाँ पे जी एक किस्म से कोऑर्डिनेट करते हो, उनके बीच में रहते हो, कम्युनिकेट करते हो उनके साथ में। मैं एक बड़ा सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में से आपको ऐसे कौन लोग दिखते हैं, कितने लोग दिखते हैं जो छत्तीसगढ़ की वजह से अमेरिका जाके काम कर रहे हो? आप हैं तो आप जमशेदपुर या कहीं के एनआईटी से होके वहाँ की वजह से पहुँचे, दूसरी कंपनियों में काम करके। आपकी छत्तीसगढ़ की एजुकेशन स्कूल तक की ही थी। जो जिस एजुकेशन ने आपको अमेरिका पहुंचाया वो छत्तीसगढ़ के बाहर की थी, आरईसी की एजुकेशन थी। फिर आप दूसरी कंपनियों में काम किए और अमेरिका पहुंचे। आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ की पढ़ाई से छत्तीसगढ़ी कोई अमेरिका पहुंचा है? कोई ऐसा याद पड़ता है आपको? मेरे काफ़ी लोग हैं, मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे कि आप अगर एनआईटी रायपुर का बात करते हैं, या फिर आज बीआईटी हो गया, रुंगटा कॉलेज हो गया, यहाँ के काफ़ी बच्चे हैं वहाँ पर। और हाँ, और छत्तीसगढ़ रविशंकर यूनिवर्सिटी के बच्चे भी बहुत सारे हैं जो कि इंजीनियरिंग नहीं किए हैं लेकिन आज कॉलेजेस में प्रोफेसर है। जैसे हर्ष बेस हैं, हर्ष बेस डेलावेयर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। अच्छा। उनका बैकग्राउंड क्या है? उनका बैकग्राउंड है रविशंकर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन किए हैं। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं। यस, परसेंटेज कम है, बट आप अगर देखेंगे तो एनआईटी रायपुर का बहुत बड़ा ग्रुप है वहाँ पर, जो छत्तीसगढ़ डियास्पोरा का एनआईटी रायपुर हो गया, बीआईटी वाला ग्रुप है, रुंगटा ग्रुप है, उसके बाद अमेठी का ग्रुप हो गया। तो काफ़ी लोग आए हैं वहाँ पर। और छत्तीसगढ़ में जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, रुंगटा सब प्लेसमेंट भी आता है। उसका रीज़न प्लेसमेंट भी है। आपका एनआईटी रायपुर में बहुत अच्छा प्लेसमेंट हो गया, रोंगटा में हो गया, बीआईटी में हो गया। तो प्लेसमेंट के माध्यम से आपको मल्टीनेशनल कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में एडमिशन जॉब ऑफर मिल गया। उसके बाद 2-4 साल काम किए, फिर आपको डेपुटेशन में यूएस भेज दिए। तो मैक्सिमम 80% जो आज यूएस में इसी राउट के थ्रू आए हैं। तो लेकिन छत्तीसगढ़ से बिल्कुल लगा हुआ जो आंध्र और तेलंगाना है, जी, जो पहले आंध्र ही था पूरा का पूरा, जी, वहाँ से जितने लोग मैं देखता हूँ वहाँ, जितना मुझको अमेरिका में रहना, घूमना, लोगों के घर में रहना हुआ मेरा, तो उसमें मैक्सिमम लोग मुझको वहाँ के ये आंध्र तेलंगाना के तेलुगु ही दिखे। तेलुगु डायस्पोरा सबसे बड़ा है शायद वहाँ पर, सबसे बड़ा है, और उसी से लगा हुआ है छत्तीसगढ़ एकदम ही। तो आपको लगता है कि 3.25 करोड़ की आबादी के से निकल के काफ़ी लोग वहाँ पर गए हैं? नहीं, पॉपुलेशन के हिसाब से कम है। कंपेयर करेंगे तो उड़ीसा अगर 4 करोड़ का पॉपुलेशन, हमारा 3 करोड़ का है, तो उड़ीसा का डियास्पोरा हमसे 3 गुना ज़्यादा है। तो छत्तीसगढ़ के डियास्पोरा उतने ज़्यादा बाहर नहीं गए कंपेयर टू अदर स्टेट। दूसरा जो एनआईटी आप बता रहे हैं, एनआईटी रायपुर में बेस्ड तो है, ठीक वैसे ही जैसे कि यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में बेस्ड है। इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ न्यूयॉर्क और अमेरिका।
इसी तरीके से एनआईटी रायपुर का जो कंट्रीब्यूशन है जी 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 उसमें स्टेट का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है सिवाय पुराना बिल्डिंग दे देने के। जी 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 बाकी सब एनआईटी का अपना काम है। जी। तो अभी एनआईटी तो आपका 2003 में बना था, लेकिन उससे पहले जब मध्य प्रदेश था उसमें काफ़ी लोग छत्तीसगढ़ से, मतलब उसमें जो 80% लोग छत्तीसगढ़ एमपी वाले ही थे। अभी तो एनआईटी बनने के बाद आपका नेशनल, मतलब बाकी स्टेट से भी बच्चे आगे पढ़ते हैं। यानी आप छत्तीसगढ़ का एज ए स्टेट बहुत खराब परफॉर्मेंस है ऐसा मानने तैयार नहीं, थोड़ा उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की इमेज को। नहीं, देखिए छत्तीसगढ़ हो या कोई भी हो तो डिपेंड करता है ऑल आपका इंडिविजुअल टैलेंट पे, और दूसरा है कि आपको कितना एक्सपोजर मिला है। जैसे अब साउथ की मैं बात करता हूँ, साउथ आज इंडिया और यूएस में जो बॉडी शॉपर कंपनीज हैं जो जिनका काम ही रहता है कि इंडिया से बच्चे हायर करके लाके उनको कॉन्ट्रैक्टिंग जॉब कराते हैं, मैक्सिमम 80% जो कंपनी है आंध्र प्रदेश का। हाँ, तो उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला है वहाँ पर। कम से कम मैं बोलूँ तो 5000 से ज़्यादा बॉडी शॉपर कंपनी, आईटी कंपनी है। यानी चीफ मिनिस्टर चंद्रा बाबू का बयान मुझको याद है कि आंध्र के लोगों को ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, क्योंकि उसमें 1-2 बच्चे तो विदेश चले जाते हैं, यहाँ माँ बाप का ख्याल रखने के लिए नहीं रहते हैं बच्चे। जी 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 ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है ये। हाँ, ऑन रिकॉर्ड का है। और वहाँ पर आप देखेंगे ना कि आपको हर घर में एक बच्चा अमेरिका में मिलेगा या फिर बाकी कंट्री मिलेगा, तो वहाँ पर एक कंपटीशन हो गया, अरे मेरा बेटा अमेरिका जाना है, मेरा बेटा नहीं गया, मेरी बेटी नहीं गई, तो वो कंपटीशन। हाँ, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है गणेश? आप 2009 से वहां पर हैं जी। आपने 3 नाम गिनाए अभी तक मुझको जी। एक गिनाया एनआईटी का, एक रूंगटा का, एक बीआईटी का। जी। इसमें रूंगटा और बीआईटी जो हैं दोनों प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। जी। उनमें केवल वही लोग पढ़ते हैं जिनके पास ढेर सारा पैसा है। जी। ये तीनों सेटअप जो है इनका स्टेट गवर्नमेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। जी। ये तीनों या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या प्राइवेट है। जी जी। स्टेट गवर्नमेंट की जो कैपेसिटी है वो यहाँ के बच्चों को तैयार करने में क्या चीज का कमी है, ऐसा क्या हो सकता है? आपका एजुकेशन है, आपका एजुकेशन कम्युनिकेशन है। क्योंकि आपने, जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस किए कि जो स्कूल के जो कैरिकुलम है वो अपग्रेडेड नहीं है। आज लड़का 12वीं पास हो जाता है लेकिन इंग्लिश में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता है, तो वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है छत्तीसगढ़ और बाकी जैसे बिहार एमपी का भी, कि वहाँ पर हिंदी मीडियम पढ़ाई होता है। तो जैसे मेरे को लगता है कि जो आत्मानंद कॉलेज का इनिशिएटिव था, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। अगर बच्चे 12 के बाद अगर आपके कम्युनिकेशन अच्छा रहता है, क्योंकि 12 के बाद सब कुछ इंग्लिश हो जाता है। मैं बहुत बताता हूँ आपको, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 12 हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, इंग्लिश देख के फिर उन लोग छोड़ देते हैं। तो मैं खुद बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो हमारे एनआईटी में भी आके छोड़े हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज में छोड़े हैं। तो उसका रीज़न ये है कि हमारे जो कैरिकुलम है स्कूल्स में उसको अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पर जहाँ पर बच्चे की पर्सनैलिटी और पर्सनल डेवलपमेंट स्कूल लेवल पे हो जाता है, तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, कॉलेजेस में जाके अच्छा परफॉर्म करते हैं और फिर उनको फिर अच्छा प्लेसमेंट हो जाता है, उसके माध्यम से बाहर भी जा सकते हैं हम लोग। यानी अंग्रेजी लैंग्वेज जो है जी, ये एक मेजर और इसेंशियल टूल है। जी जी जी, ये फाउंडेशन है जी, फाउंडेशन। जो कुछ होगा इसके बाद होगा। जी जी। अब आप मेरे को बताओ, आप यहाँ प्रवासी छत्तीसगढ़ी सम्मान भी लेके गए हो ना कुछ साल पहले, ऐसा हुआ है ना? जी जी। कुछ उसमें एक आध कुछ 1-2 लाख रुपया का चेक वगैरह भी मिला होगा, सम्मान मिला है। बड़ा चीज वो है, रुपया बड़ा नहीं है जी। उसके बाद आपने सरकार को कुछ सुझाया कि यहाँ क्या करना चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ से ज्यादा लोग वहाँ जा सकें और प्रवासी छत्तीसगढ़ी के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के पास थोड़ा ज्यादा बड़ा पैनल रहे कंसीडर करने को? आज तो नाम इक्का दुक्का मिलता भी नहीं है। जी, देखिए हम लोग का नाचा लास्ट 5-6 साल से हम लोग छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में जो भी सीएस बना है, या फिर रमन सिंह जब सीएम थे, फिर भूपेश बघेल जी आए, फिर विष्णुदेव साय जी, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि एनआरआई सेल बनाने के लिए। तो एनआरआई सेल बनाएंगे तो उसमें 8-10 एनआरआई जो पोटेंशियल है उन लोग उसका पार्ट रहेंगे और दे कैन सजेस्ट द गवर्नमेंट। जी, ओपी चौधरी जी भी आए, हमने बहुत सजेशन दिया, गवर्नर सर भी हमने बहुत सजेशन दिया, बट सजेशन इज नॉट ए ऑफिशियल चैनल। तो ऑफिशियल चैनल के लिए व्हेन यू वांट कि एनआरआई लोग एक फॉर्मल शेप देने की जरूरत है उसको। यस, सो हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है कई सालों से, बट कभी एक बार अनाउंस हुआ था, फिर उतना ज़्यादा उसको नहीं प्रोग्रेस कर पाया। जैसे आपका यूपी एसोसिएशन हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उसका गुजरात हो गया, एमपी में भी एनआरआई सेल है, एनआरआई डिवीज़न है, और काफ़ी एनआरआई डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ते हैं, उनका रेगुलरली मीटिंग होता है, आते हैं डिपार्टमेंट साथ मिलते हैं
और जहाँ पर गवर्नमेंट उनको इन्वॉल्व करता है दे कंट्रीब्यूट, तो वो सजेस्ट करते हैं कि कहाँ पर क्या इंप्रूवमेंट होता है, बट वो चैनल अभी छत्तीसगढ़ में नहीं है। एनआईटी का जो एलुमनी है जी जी, उसमें देश विदेश के कई जी, जगह जी। बसे हुए लोग जी, होंगे, जी। उन लोगों ने यहाँ पे एनआईटी कैंपस में एक बिल्डिंग बना दिया पूरा, जी जी जी, जिसमें इंडियन कॉफी हाउस चलता है, गेस्ट रूम्स जी, हैं, जी। उन्होंने अपने पैसे से बनवा जी, दिया है, वो जी। उनका कंट्रीब्यूशन है अपने पेरेंट बॉडी के लिए। जी जी, तो ऐसा मुझको लगता है छत्तीसगढ़ से गए हुए आप लोग जो हैं, जी। आप लोग भी कोई ड्राफ्ट पेपर बना के कि भाई छत्तीसगढ़ में क्या पॉलिसी चेंज होना चाहिए, क्या प्रोग्राम होना चाहिए, कौन से स्किल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। जी जैसे मैं तो आज ही एडिटोरियल लिख के आ रहा हूँ जी, इस सब्जेक्ट पे जी कि इंग्लिश सिखाने के लिए कुछ रिटायर्ड लोगों को भी कैसे सरकार इंगेज कर सकती है, जी जी, दोज हु स्टिल हैव सम एनर्जी लेफ्ट। हम्म, तो ऐसा आप लोग भी तो कोई ड्राफ्ट पेपर बना के गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। जी जी, जरूर कर सकते हैं और करेंगे। आपको और सम्मान भी मिला है, जी, उसके जी। एवज में ही कम से कम कर दीजिए, और कोई जी, वजह से ना करें तो जी जी, नहीं हम लोग काफ़ी किए हैं, कुछ जैसे पैसा भी उसमें मिला था ना, लाख 2 लाख 2 लाख मिलता है। तो 2 लाख के एवज में तो एक ड्राफ्ट पेपर बना के आप जी। गवर्नमेंट नहीं हम लोग ने बहुत सबमिट किया है। मैंने अभी बस्तर के लिए पूरा मैंने वाइट पेपर होम मिनिस्ट्री को सबमिट किया है। अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद मेरा होम मिनिस्ट्री दिल्ली में मीटिंग भी था इसके सिलसिले में। उसको मैंने एक प्रपोजल दिया था कि बस्तर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने के लिए, जो इंटीग्रेटेड बॉडी होगा, जो सारे डिपार्टमेंट साथ मिलकर काम करेगा। उसके अलावा भी हम लोग का बहुत सारे एनआरआईज का प्रोजेक्ट है, जैसे 36 को जो हम लोग लैंग्वेज प्रमोट करते हैं। हम लोग ने 8-10 बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दिया था रविशंकर यूनिवर्सिटी के, जो 20,000 इंग्लिश के कॉमन वर्ड को छत्तीसगढ़ी में कन्वर्ट किया था। हमने ऐप बनाया है। उसके अलावा हम लोग का एक उड़ान स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से हम लोग जो गरीब बच्चे, अच्छे बच्चे, बट फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, लेकिन अगर टैलेंटेड है, हाँ टैलेंटेड है, ऐसे हम लोग ने 8 बच्चों को स्पॉन्सर दिया है। उसके अलावा कोविड के टाइम पे भी हम लोग ने ऑक्सीमीटर डोनेट किया था, फिर वेंटिलेटर डोनेट किया था। तो काफ़ी चीज़ें करते हैं, बट यस जैसे आपने बताया लेकिन कि आपके जैसा कंट्रीब्यूट और डोनेट करने वाले लोगों की गिनती भी बढ़े। जी जी जी, केवल आप अकेले ना रह जाएं छत्तीसगढ़ से, या 100 लोग ना रह जाएं। जी, जी। ये 100 को 1000 कैसे कर सकते हैं, 1000 को 10,000 कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर आ रहा हूं मैं। नहीं एकदम आपका सजेशन अच्छा है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने छत्तीसगढ़ में एनआरआई सेल बनाए, उसके माध्यम से गवर्नमेंट के सारे जितने डिपार्टमेंट है उसको हम लोग मिलके अपने जो भी एनआरआई जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है उसको, आपको इस राज्य का सबसे बड़ा सम्मान मिला है। जो बाहर बसे हुए हिंदुस्तानी हैं, जी जी छत्तीसगढ़ी हैं, जी जी, उनके लिए जो हाईएस्ट स्टेट ऑनर है वो आपको मिला है। जी जी, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का समझ लीजिए एक किस्म से भारत रत्न है जो आपको मिला है। तो इसलिए थोड़ा तो मॉरल ऑब्लिगेशन भी आपके ऊपर है कि आप यहाँ के लिए कुछ करें, यहाँ और बच्चों को आगे बढ़ाएं। नहीं लगता आपको? नहीं लगता है, और हम लोग करते भी हैं, हम लोग एसोसिएशन करता भी है। ऐसा तो गवर्नमेंट तो बहुत सारे लोगों को अवार्ड देता है, हर साल अवार्ड देता है। नहीं, एनआरआई छत्तीसगढ़ी एनआरआई अवार्ड एक ही है, साल में एक ही देता है वो। हाँ उतना जैसे नाचा जैसे कर रहा है, नाचा अभी क्या है कि स्टिल हम लोग यंग है, हम लोग अभी 9 साल पुराना एसोसिएशन है, बट अभी हम लोग जहाँ पर भी हेल्प चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, कोई फैमिली हो, हम लोग एसोसिएशन के माध्यम से हेल्प करते हैं। बाकी बड़े लेवल पे हेल्प करने के लिए यस भी हम लोग अभी भी वी आर नॉट दैट मैच्योर कि जैसे पंजाब एसोसिएशन है, गुजरात एसोसिएशन है, उस लेवल पे मैच्योरिटी अभी नहीं है। और अभी लेकिन ये है कि आगे जो मैं तो 5 से 10 साल कह रहा हूँ कि आप गवर्नमेंट ने आपको ऑनर किया हुआ है, आपकी बात सरकार ज़्यादा गंभीरता से सुनेगी। हम लोग तो यहीं लोकल लोग हैं, तो हमारा लिखा हुआ एडिटोरियल वगैरह गवर्नमेंट उतना सीरियसली लेती नहीं है। तो आप लोग अगर कहेंगे सरकार को कि छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए क्या किया जाए, स्कूल में, कॉलेज में क्या किया जाए ऐसा यहाँ पे कि ये अमेरिका या दुनिया में कहीं भी जाने के लिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी इनकी हो, तो सरकार आपको ज़्यादा सुनेगी। हाँ मतलब मेरे को नहीं सुनेगी, बट एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव लोग को सुनना चाहिए। और सर इंडिविजुअल लेवल पे मुझे लगता है कि सरकार को उतनी प्रायोरिटीज़ है कि कोई एनआरआई आगे सजेशन दे दिया और उसको ठीक है इसका इम्प्लीमेंट कर दो, तो वो एक प्रॉपर जरिया होना चाहिए। गवर्नमेंट में चाहे मैं जा रहा हूँ, आप जा रहे हो,
आप भी अच्छा अगर सुझाव लेके जाते हैं तो गवर्नमेंट के सामने कौन बैठा है वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। अगर एक विजनरी लीडर बैठा है, विजनरी आईएएस बैठा हो तो आपके सजेशन को इम्प्लीमेंट करेगा। अगर कोई ऐसे विजनरी लीडर नहीं है, जस्ट आईएएस बैठा है या फिर पॉलिटिशियन बैठा तो आपको यू टर्न मारा के भेज देगा। हाँ, वो आपको यू टर्न मारा के भेज देगा। आप यहाँ से यूएस से आओगे, सजेशन दोगे, दूसरे दिन फ्लाइट पकड़ यूएस चले जाओगे। तो इस ऑल डिपेंड कि आपको आपका क्या। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने आपको कम से कम एक बार वापस जाने जितना तो टिकट दिया नहीं, मुझे कोई टिकट नहीं दिया था। नहीं मैं अब नहीं जो आपको चेक मिला है उतने में एक रिटर्न टिकट तो आपका बनता है ना। हाँ। अच्छा, मैं छत्तीसगढ़ से बाहर थोड़ा सा अमेरिका लौटे हम लोग। जी। ट्रंप ने अभी जितना कुछ किया है जी, एक तो मेरे ख्याल से 10-12 प्लेन भर के हथकड़ी बेड़ी लगा के इंडियंस को अमृतसर उतार दिया, कहीं डाल दिया, ला के राजस्थान जयपुर उतार दिया, ऐसे भी कुछ किया है उसने। जी, किया है। और वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया। वहाँ पे HB1 क्या ऐसा कुछ, H1B मैं मुझको देखिए मेरा ब्लड शुगर टेस्ट होना है तो HB1 ऐसी सूझ रहा था मुझको। तो ऐसा जो वीज़ा वगैरह उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया काम करने वालों के लिए, परमिशन बंद कर दी। जिनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है उनको तुरंत इंडिया वापस भेज दे रहा है। पिछले 12 महीने में ट्रम्प को अभी 12 महीना 13 दिन हुआ है, ठीक है, इस टेन्योर में। जी, आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तानियों की पॉसिबिलिटीज जो हैं वहाँ पे, उनका फ्यूचर जो है, उनका प्रेजेंस जो है जी, ये कितना एडवर्सली अफेक्ट हुआ है? देखिए, जो वहाँ पर आपने मैं आपको पहला बताया, जो हथकड़ी पकड़ के जो भिजवाया है वो ऐसा नहीं किसी भारत के लिए किया है। उसने ये बोला है कि जो भी वहाँ क्रिमिनल है, जिनके अगेंस्ट में क्रिमिनल चार्जेस हैं और इलीगल इमिग्रेंट है, जो गलत राउट लेके यूएस में आके काम कर रहे हैं, उनको किया है। तो भारत यूरोपियन कंट्री को भी उसने ऐसे किया है। तो ऐसा कि भारतीय के लिए कर रहा है तो गलत है। हाँ, लेकिन हथकड़ी पहना के भेजना सही है गलत है, इसमें आपको न्यूज़ चैनल बहुत सारे डिबेटर मिल जाएंगे जो बोलेंगे सही है गलत है, बट मुझे लगता है वो गलत है। हथकड़ी पहन के नहीं भेजना चाहिए। कोई भी कंट्री का नागरिक है तो मतलब उसको अगर डिपोर्ट करना है तो भारत सरकार से कोऑर्डिनेट करना था, वो मुझे लगता है कि सही नहीं था। और दूसरी बात है कि जो स्टूडेंट है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे ग्रांट्स उसने रोक दिया, जो हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूट है ग्रांट्स रोक दिया। उसका रीजन है कि उनको लगता है कि हार्वर्ड में बहुत सारे लेफ्टिस्ट सोच के लोग आते हैं जो कि एंटी अमेरिका के अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो इसीलिए वो सख्त लेके आ रहे हैं। और वो उनका कहना है कि आप स्टूडेंट हो, पढ़ने के लायक हो, पढ़ो, बट डोंट डिसरिस्पेक्ट द यूएस रूल्स एंड रेगुलेशन। यूएस के आप जो गवर्नमेंट है, यूएस की कंट्री है, उसके लिए आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। और ऐसे कोई भी लीडर जो अपने कंट्री के बारे में सोचता है, अगर ये चीज़ बोलता है तो गलत नहीं है। अगर कोई भी भारत में आके, अगर आपका कहीं भी ईरान से कोई आके भारत में पढ़ रहा है और उसको भारत में पढ़ रहा है, मतलब क्या आप भारत मतलब आप फाइनेंशियल एड दे रहे हो, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आके पढ़ रहा है और आप इंडिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चलाते हो तो गलत है। तो उस केस में तो ट्रम्प को हम लोग सपोर्ट करते हैं कि जो उसने ऐसे बच्चों को जो कि वहाँ के एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे थे तो उनके अगेंस्ट में अगर कर रहा है तो अच्छा है। और दूसरी बात है जो H1B वाला, देखिए H1B क्या होता है कि ये 65,000 लोगों को हर साल अमेरिका सरकार वीज़ा देता है कि अमेरिका में आइए काम कीजिए। और ये चीज़ किस लिए हुआ था कि अमेरिका में निच स्किल जो बोलते हैं ऐसे बहुत कम थे, टैलेंट मतलब बच्चे मिलते नहीं थे वहाँ पर, कि जैसे SAP हो गया, ओरेकल हो गया, वो सारे में उन्होंने ये बोला है कि आप अमेरिकन कंपनी को बोला कि अगर आपको अमेरिका में कोई टैलेंट नहीं मिलता है तो आप एक काम कीजिए, कहीं से भी वर्ल्ड से कहीं से भी हायर कीजिए, उनको H1B के माध्यम से लेके आइए। बट इसका बहुत मिसयूज होने लग गया। अगर आप देखोगे तो इसका 70% इंडियन जाते हैं, ठीक है, 30 और उसके 12% चाइनीज जाते हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जाता है। तो इंडिया में आपका बहुत सारे कंपनी है, जैसे TCS हो गया, विप्रो हो गया, इसमें जो सिंपल जो सॉफ्टवेयर कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, उनको भी H1B के माध्यम से भेज रहा था, जो अमेरिका में इजीली मिल रहा है। तो लेकिन ये बात है क्या कि अमेरिकन उतने कम सैलरी पे काम करना नहीं चाहते जितना कम सैलरी पे TCS के भेजे या दूसरी कंपनी के भेजे हुए इंडियंस कर लेते हैं? देखिए, अमेरिका का जो अब डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कॉलेज से पास आउट हो आप।
जैसे जैसे यूए अगर TCS भेजता है $75,000 देता साल में, 95 देता है, आपको अमेरिकन में मिल जाएंगे, बट अमेरिकन कोई इंजीनियर किया हुआ बच्चा नहीं मिलेगा। तो अमेरिका में ऐसे नॉर्मल ग्रेजुएशन जो थोड़ा सा सीख लिया होगा ऐसे बच्चे मिल जाएंगे, बट थोड़ा सा चैलेंज वहाँ पर तो है। हिंदुस्तानी जिनको भेजते हैं या ले जाते हैं, दे आर ऑफ हायर स्किल। जी, मतलब हाँ, उन लोग सारे इंजीनियर ही जाते हैं वहाँ पर, क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड है, इनके स्किल का एक्सीलेंस ज़्यादा है जी। जो अमेरिकन से जो हैं सेम सैलरी में वहाँ मिलेंगे, उनके मुकाबले ये लोग जो हैं ये हायर स्किल के हैं। जी हाँ, हायर स्किल के, क्योंकि ऐसे ही है ना? जी, अगर वहाँ पर आपका अमेरिका में कोई अच्छा यूनिवर्सिटी से आपने इंजीनियरिंग किया तो आपका पैकेज इनसे 40-50 टाइम ज़्यादा ही होगा। तो आपको इसीलिए वहाँ यहाँ से जो TCS हो गया, विप्रो हो गया, CTS हो गया, 40-50 टाइम्स नहीं, शायद परसेंटेज में डबल टाइप का ही होता है। तो यहाँ पर इसीलिए जो विप्रो TCS ये लोग भेजते हैं, कोऑर्डिनेटर भेजते हैं, टेस्टिंग भेजते हैं। तो ये अब कम हो गया वहाँ, ये कम हो गया क्योंकि नया रूल जो आया है अब क्या है, ट्रम्प ने क्या बोला है कि अब इस साल से इनका फिजिकल ईयर जो ओपन होता है 1 अक्टूबर से ओपन होता है। उसने क्या बोला, 1 अक्टूबर से अगर कोई लड़का जाता है तो उसको $1,00,000 देना पड़ेगा। अभी H1B का जो प्राइस है, लड़की के जाने पे भी इतना ही देना पड़ेगा कि यू आर टॉकिंग ऑफ ओनली बॉयज? नहीं, बच्चे बॉयज गर्ल्स दोनों। ठीक है, तो उसमें दो तीन बार शुरू से आप लड़कों का ही बोले तो मुझको लगा ऐसा तो नहीं है। नहीं, दोनों ही है। लड़कियों के जाने के खिलाफ हो आप, कुछ ऐसा तो नहीं है? हमारे छत्तीसगढ़ लड़का बोलते हैं ना, दोनों मिक्स हो जाते हैं ना उसमें, तो वो वाला बहुत अच्छा आपने डिफेंस ढूंढा है। जी। तो उसमें अभी क्या हो रहा है कि अगर कोई भी बच्चा जा रहा है वहाँ पर तो उसमें आपको $1,00,000 देना पड़ रहा है। अभी आपको $5,000 देना पड़ता था, अभी $1,00,000 हो गया, तो बड़ा एक्सपेंसिव हो गया। और उसके बाद आपका पहले लॉटरी होता था, 65,000 सीट होते थे और उसमें आपका 2 लाख 3 लाख एप्लीकेशन आता था। तो US गवर्नमेंट लॉटरी से 65,000 पिक करता था। अभी क्या कर रहा है, वो सैलरी वाइज पिक करेगा, बोलेगा कि कौन सा कंपनी सबसे ज़्यादा सैलरी ऑफर कर रहा है तो उनको पिक कर लेगा। तो टॉप 65,000 बेस्ट सैलरी को पिक कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो अभी जैसे आपका TCS हो गया, ये वीजा मिलने के लिए वहाँ क्या सैलरी मिलने वाली है? यू हैव टू सबमिट अ सर्टिफिकेट और ऑफर। हाँ, आपका जो वीजा एप्लीकेशन में आपको ऑफर लेटर सबमिट करना, ऑफर लेटर सबमिट जी। तो ये ऑफर लेटर जो है ये फर्जी वाला नहीं होता, ये ऑफर लेटर सीरियस कंपनी से क्या होता है कि सबसे पहले आपको H1B से पहले लेबर अप्लाई करना पड़ता है। तो लेबर जो अप्लाई करते हो, आप बोलते हो कि मैं ये इसको हायर कर रहा हूँ, ये कंपनी अप्लाई करती है। कंपनी अप्लाई करते हैं, इंडिविजुअल पे अप्लाई करती है। जैसे कि मान लो बोलेगी मैं गणेश कर को के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, गणेश कर को मैं 85,000 सैलरी दूंगा, इसका वर्क लोकेशन ये रहेगा। अब अगर मैं उस सैलरी नहीं दिया, कभी भी ऑडिट हुआ तो DOS जो है ना सू कर सकता है, लेबर डिपार्टमेंट। ठीक। तो पहले आपको लेबर डिपार्टमेंट जो होता है उसको बताना, लीगल कमिटमेंट। If they don't follow it, they would be prosecuted under labor laws. हाँ, लेबर लॉस। तो कंपनी को हम लोग को लाइसेंस भी बंद कर सकते हैं। तो आपका जो लेबर है, तो अभी आपका ये कहना है कि जो हाईएस्ट सैलरी जहाँ पे 65,000 सेचुरेट हो जाएगा जी, वहाँ बंद हो जाएगा? हाँ, बंद हो जाएगा। तो लोअर सैलरीड जॉब जो है उसके लिए आप दूसरे देश से, लार्जली इंडिया से जाते थे 70% और मोर, ये अमेरिका नहीं जा पाएंगे लोअर सैलरी वाले जी। 65,000 अगर वीजा वो देंगे तो वो ऊपर के चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। अच्छा जी, ऊपर के। तो जैसे बड़े कंपनी, लेकिन स्टूडेंट्स का वहाँ अमेरिकन कैंपस में जाना कम हो गया है, स्कॉलरशिप कम हो गई हैं शायद। अगर एक आंकड़ा अगर मुझको ठीक से याद है तो इंडियन स्टूडेंट्स इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज, उनका नया एडमिशन जो है 44% कम हुआ है जी। वो 44% कम हुआ, उसका रीज़न ये है कि आपको वीज़ा ही नहीं मिल रहा है, आपको इंटरव्यू स्लॉट नहीं मिल रहे हैं। तो अभी क्या है कि जैसे मैंने मान लो जैसे US की यूनिवर्सिटी के लिए आपको SAT का प्रिपरेशन करना पड़ता है। मान लो मैं 12 पास किया हूँ, मैं SAT का प्रिपेयर कर रहा हूँ। अब SAT का मेरा अच्छा रैंक आया, कॉलेज भी हो गया, लेकिन मेरे को एम्बेसी ने वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। बहुत सारे, मतलब मैं आप देखोगे तो आंकड़ा 10-20% बच्चों को रिजेक्ट मार देता है बिना किसी कुल मिला के। एक बात बतलाओ गणेश जी, कि अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ने ही कम स्टूडेंट्स जाएंगे, लाइक देयर इज अ 44% रिडक्शन इन नंबर्स जी, तो इसका मतलब ये है कि जो वहाँ पढ़ के वहाँ काम करने का वर्क परमिट पाते थे जी, वो भी कम हो जाएगा। नहीं, उसका क्या है कि जो मैं 65,000 बता रहा था आपको,
वो 65,000 सिर्फ बाहर से जो लोग जा रहे हैं हाँ, पहली बार। हाँ, बाकी जो कॉलेजेस में जो स्टडी कर रहे हैं, जैसे हाँ, इंडिया से कोई स्टडी हाँ, करने गया, वो एफ वीज़ा में जाता है, मतलब स्टूडेंट वीज़ा में, उनका अलग कोटा रहता है, उनका 20,000 है, 20,000 कोटा रहता है ईयरली। तो ये 44% कम स्टूडेंट्स होने पे भी देयर वुड बी इनफ स्टूडेंट्स टू सैचुरेट दैट 20,000 कोटा। हाँ, इनफ स्टूडेंट है ऐसा। हाँ, अब बच्चे तो बहुत जाते हैं, उससे कोई ये इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 44% ज्यादा भी हुए रहते स्टूडेंट, जी जी, तो भी इनमें से हर किसी को परमिशन नहीं मिलना था। नहीं मिला। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चे, छत्तीसगढ़ के भी बच्चे हैं जो कि स्टूडेंट वीज़ा में गए हैं, वहाँ पर 3 साल के अंदर में उनका लॉटरी में नाम नहीं आया। मतलब आपका 20,000 उनके लिए कोटा रहता है, लेकिन एप्लीकेशन 60-70 हज़ार रहता है। तो यूएस गवर्नमेंट को लॉटरी निकालता है, तो पहला साल लॉटरी में नहीं आया, दूसरा साल लॉटरी में नहीं आया, और तीसरा साल इज द फाइनल अटेम्प्ट, एंड देन दे हैव टू कम बैक टू द इंडिया। ठीक। तो बहुत बच्चे स्टूडेंट छत्तीसगढ़ के पढ़ाई किए हैं और उनका 20,000 में क्वालिफाइड नहीं कर पाए, तो वापस आके और किसी कंट्री में चले गए। ऐसे भी बहुत सारे हुए हैं। ऐसा भी है जी। और लेकिन मैं कॉलेज का, आपने एक अच्छा पॉइंट बताया। देखिए कॉलेज में अगर मैं वहाँ पर भी जैसे बहुत सारे आर्टिकल में कॉलेज प्रशासन भी थोड़ा सा वो है, चिंता में है कि 40% ही अमेरिकन फुलफिल करते हैं, 60% जो भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी हो डिपेंड ऑन द फॉरेन स्टूडेंट। बिल्कुल। तो इस टाइप का अगर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो इट इज़ लॉस फॉर द हाँ, बिल्कुल, है ना। तो डेफिनेटली दूसरा मुझको ये पता लगा है कि टैलेंट जो है, फैकल्टी टैलेंट जी, वो अमेरिका छोड़ छोड़ के कुछ जर्मनी जा रहे हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कुछ यूरोप के यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। जी जी, क्योंकि जब फंडिंग खत्म होती है किसी यूनिवर्सिटी की, जी तो उस यूनिवर्सिटी के भीतर रिसर्च पे एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, एकेडमिक कामों पे कम हो जाता है। जी 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 तो ये प्रोफेसर जो है, इनकी जिंदगी में एकेडमिक्स और रिसर्च ही तो है। जी जी जी, तो अगर यही करने नहीं मिलेगा अमेरिका में, जी। तो जिस डेमोक्रेटिक कंट्री में करने मिलेगा वहां चले जाएंगे। तो ऐसा मुझको सुनाई पड़ रहा है कि एक टैलेंट ड्रेन भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज से बाहर हो रहा है। जी जी, वो आप जो ग्रांट का सही बोले, बिकॉज बहुत सारे ग्रांट रुका गया है नया गवर्नमेंट जब से आया है। और अभी जैसे आपको पता ही होगा कि यूएस फेडरल शटडाउन चल रहा है अभी भी, तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में इसका इम्पैक्ट हो रहा है। अभी खत्म हुआ शायद? अभी खत्म नहीं हुआ, नहीं हुआ है? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है, बट जो एसेंशियल सर्विसेज वो चल रही है। हाँ, ठीक है। तो उसमें अभी क्या है कि रिसर्च जो फैकल्टी है वो भी मूव कर रहे हैं, और स्टूडेंट भी, क्योंकि स्टूडेंट भी, हाँ स्टूडेंट भी। और बहुत सारे लोग अब यूएस जाना प्रीफर नहीं करते हैं। उसका रीज़न ये नहीं है कि H1B में बहुत कॉम्प्लिकेट है, उसका रीज़न ये है कि ग्रीन कार्ड का प्रोसेस बहुत ही लेंथी है। क्या होता है कि 1,40,000 लोगों को साल में ग्रीन कार्ड मिलता है, 1,40,000 कोटा है फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, वर्ल्ड, और हर कंट्री का 7% कोटा है। ठीक है। अब इंडिया का 7% मतलब कि आपका 4,000 8,000 कुछ पड़ेगा उसमें, जो कि डिफरेंट कैटेगरी है। अब मान लीजिए हर साल जैसे EV2 जो कि H1B वाले मिल जाते हैं, EV3 में उसमें 4,000 है, तो 4,000 साल में मिलेगा, और क्यू है 7 लाख का। तो अगर आज जाता हूँ अमेरिका और मैं अप्लाई करता हूँ ग्रीन कार्ड का, थियोरेटिकली मैथमेटिकली स्पीकिंग 500 साल में आपका बारी आएगा। 500 साल में, 500 साल में तब तक क्यू जो है और 1200 साल के लायक हो जाएगा। हाँ, तो एक अभी पार्लियामेंट में वो बहुत सारे जैसे लोअर असेंबली में बिल भी आया था, बट वो फेल हो जाता है, बाकी कंट्री लॉबी कर देता है। उसमें ये है कि आप कंट्री कोटा हटा दो, आप फर्स्ट कम फर्स्ट दो। ठीक है। जैसे चाइना का कोटा 2nd नंबर पे, लेकिन चाइना वालों को 10 साल वेट करना पड़ता है, हमको 60-70 साल वेट करना पड़ रहा है। तो वो क्या है, चाइना से एप्लीकेंट कम है वहाँ पे कंपेयर टू इंडिया, बट चाइना का भी थोड़ा वेट टाइम है। तो उसमें बाकी कंट्री लॉबी कर दे रहा है कि ये रूल को मत हटाओ, क्योंकि वहाँ लॉबिस्ट का तो पता ही होगा, 1200 रजिस्टर्ड लॉबिस्ट हैं, और ऑलमोस्ट $4-5 बिलियन का टर्नओवर है उनका। उनका काम ही रहता है कि अगर कोई पार्लियामेंट में अगर कोई बिल आया है, वो बिल के लिए फिर फाइनेंशियल लॉबी करके रोकना है, बढ़ाना है। तो कोई कंट्री नहीं चाहता है कि वो 4-7% कंट्री हटे। अगर 7% कंट्री हट गया तो उनके बाकी कंट्री को इसका बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि अभी हमारा क्यू जो है 7 लाख का है। अभी नेपाल वाला का कोई भी अगर जाता है 2 साल में ग्रीन कार्ड मिल जाता है। अगर कोटा हटा जाए तो नेपाल वाला 7 लाख के बाद में आ जाएगा, तो उसको 10 साल वेट करना पड़ेगा। तो इस वेरी टफ फॉर गवर्नमेंट टू। हिंदुस्तान के अलावा बाकी कुछ फेवर में नहीं है कि ये कोटा खत्म किया जाए। ईरान लॉबी करता है। अब मुझको एक बात बतलाइए, ट्रम्प रात दिन वहाँ पे कई तरह की बातें करते हैं जी, है ना जी।
वो यू टर्न लेते हैं, तरह तरह से बोलते हैं इंडिया पाकिस्तान का जंग मैंने रुकवा दिया, मैंने टेलीफोन किया, मुझको क्या नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए जी। तो कई तरह की बात करते हैं। और इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक एक भी बार नहीं माना है कि ट्रंप ने रुकवाया है पाकिस्तान के साथ वार जी। इंडिया अभी भी यही कहता है कि हमने, पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी, हमने खुद ने रोका है और ट्रंप का इसमें कोई रोल नहीं है जी। फिर ट्रंप कहता है, अभी तक शायद 48 या 52 बार बोल चुका है ट्रंप इस बात को, मैंने रोका, मिलियंस ऑफ लाइफ रोका है ना। तो अब ये इस तरह की बात बार बार करना कि मैं ये इतना टैरिफ लगा दूंगा, ये करूंगा, मोदी मेरा दोस्त है, फिर अगले दिन टैरिफ लगा दे, कुछ करे। इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन सेटल्ड इन यूएस, कैसा लगता है आपको ये देख के? यानी इंडिया से कहीं न कहीं तो आप जुड़े हुए हैं, 2-4-5 साल में एक आध बार तो आते ही होंगे यहाँ पे जी। तो कैसा लगता है आपको ये देखकर अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये बर्ताव जो है इंडिया के लिए? देखिए, मैं इंडिया का बात नहीं करूं, मैं अगर कोई भी कंट्री को, अगर उस कंट्री के अगेंस्ट में अगर कोई भी अगर ट्रम्प बोलते हैं तो उनका जो भी उनके नागरिक है उनको बुरा ही लगेगा। और हम लोग तो खैर भारत से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग तो वहाँ पर भी जाके भारत के जो कल्चर हेरिटेज को प्रमोट करते हैं। और अगर इंडिया के अगेंस्ट में, इंडिया के लीडरशिप के अगेंस्ट में कोई पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उनके अगेंस्ट में कोई भी अगर कमेंट आता है तो हम लोग ख़राब लगता है। और मैं बोलूँ तो जो ट्रम्प हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी को बहुत सारे कोर हिंदू सपोर्टर ने वोट भी किया था, बीजेपी सपोर्टर वालों ने वोट किया था, उन लोग भी थोड़ा सा। मोदी जी ने तो प्रचार ही किया था जाके, जी, मोदी जी मेडिसन स्क्वायर और दूसरी जगह, और अहमदाबाद आके ट्रम्प ने प्रचार किया था। जी, प्रचार किया था वो तो, ताकि सब पटेल जो हैं वहाँ के, उनका वोट कम से कम मिल जाए। जी, पटेल का वोट मिला। हॉडी मोडी में भी मोदी जी ने बोला था अब की बार ट्रम्प सरकार बोला था। तो काफ़ी जो ट्रम्प को सपोर्ट किए थे उन लोग को थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा नहीं, उन लोग को दे आर नॉट वेरी हैप्पी कि जिस तरह से इंडिया और अमेरिका का रिलेशन लास्ट 6 महीना 1 साल से हो रहा है। और आपका जो आपने पूछा था कि ट्रम्प 46 टाइम बोल दिए हैं। देखिए, जो यूएस में हम लोग रहते हैं, अगर हम लोग यूएस के न्यूज़ चैनल का बात करें, जो ट्रम्प बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं हमारे हिसाब से, क्योंकि ही इज़ ओपनली एवरीवेयर बोल रहे हैं कि मैंने रुकवाया है। भारत सरकार ने ऐसा कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया कि ट्रम्प झूठ बोले, नहीं, है ना। तो अगर भारत सरकार देता है तो वी कैन बिलीव। आपको लगता है दुनिया में आज किसी भी देश की इतनी हिम्मत है कि ट्रम्प के कहे हुए को कहे ये ट्रम्प झूठा बोल रहा है, वो 500% टैरिफ लगा देगा? जी, वो नहीं, बोलने वाले तो हैं, कंट्री तो बोल रहे हैं, बट मुझे लगता है कि अगर कहीं पर कोई गलत बोल रहा है तो आपको आगे आके बोलना चाहिए। बट हाँ, अगर आप ये ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा अभी, बहुत प्राइम मिनिस्टर ने भी बहुत स्ट्रांगली कहा, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जब इन्होंने कहा कि गल्फ वार में नेटो ने कोई शहादत नहीं दी, जी, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैड रिएक्टेड वेरी स्ट्रांगली। देखिए, मेरे को लगता है ना, और एक चीज़ ये है ना कि हम लोग का भारत का समीकरण जो अलग है, हाँ, है ना, ऑस्ट्रेलिया का अलग है। हम लोग क्या बहुत कुछ चीज़ों में निर्भर हैं। ऊपर से ना हम लोग, देखिए, हम लोग बोलते हैं हम लोग 4 GDP, थोड़ा रिलेशन से ज़्यादा ठीक है, डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। हमारा आज भी आप देखें तो गांव में लोग, मतलब एक टाइम खाना नहीं है। तो मेरे को लगता है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे जो भारत सरकार अगर नहीं भी बोला है, कुछ सोच के ही नहीं बोला होगा, क्योंकि एक बोल के स्टेटमेंट खराब करना, जहाँ पर हमको एक ही कंट्री है जिसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, उसके बोलने से कुछ असर तो होना नहीं, रिलेशन खराब होगा। हाँ, रिलेशन खराब होगा। और अमेरिका एक ऐसा कंट्री जिसके साथ आपका ट्रेड सरप्लस है। ट्रम्प के तौर तरीके देख के लगता है कि उसके पास केवल मुंह है, कान नहीं है। हाँ, मतलब सुनता नहीं है किसी का, केवल बोलता है। जी, उनका थोड़ा सा। वहाँ के रिपब्लिकन पार्टी के जो लोग हैं वो लोग परेशान नहीं है क्या ट्रम्प के तौर तरीकों से? नहीं, अभी जैसे अभी असेंबली में कुछ वोटिंग हुआ था तो बहुत सारे एंटी, मतलब उसमें वोट भी जाता है, तो डेफिनेटली अगर वहाँ कोई एंटी डिफेक्शन बिल तो है नहीं अमेरिका में, वहाँ किसी पार्टी के एमपी अपने लीडर के खिलाफ भी वोट दे सकते हैं, वोट कोई रोक नहीं है उसके ऊपर, इंडिया जैसे। तो काफ़ी सारे उन्होंने एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेके साइन किया था, बट उसको कोर्ट में चैलेंज देके रोक लिया गया है। हाँ, मतलब क्विक डिसीजन ले रहे हैं और उससे इम्पैक्ट थोड़ा कम्युनिटी हो जा रहा है। लेकिन जैसे अभी 500% का टैरिफ, फिर 50% टैरिफ हो गया था। हम लोग स्वदेशी मेला करते हैं, स्वदेशी मेला में हमारा एक ही उसका उद्देश्य है कि इंडिया अमेरिका का ट्रेड को प्रमोट करना। तो हमारा लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था, इससे 50% टैरिफ बढ़ गया था।
तो हमारे जो इवेंट होता है 4 दिन का होता है स्वदेशी मेला, जिसमें कि इंडिया से कम से कम 60-70 कंपनी अपना सामान लेके अमेरिका आते हैं, बेचते हैं और B2B करते हैं, B2C करते हैं। तो हम लोग को काफ़ी इम्पैक्ट हुआ। हम लोग का 2 लोकेशन में हम लोग कैंसिल करना पड़ गया जस्ट बिकॉज ऑफ टैरिफ। मतलब यहाँ पर इंडियन वाइबल नहीं रह गया था। हाँ, कुछ भी लेके जाना। हाँ, बट अभी जैसे कल जो न्यूज़ आया कि 18% हुआ है, तो पीपल आर वेरी हैप्पी। हम लोग तो काफ़ी सारे ग्रुप में हैं, एक पॉजिटिव साइन गया है इंडियन कम्युनिटी के ऊपर में, और हम लोग यही चाहते हैं कि अमेरिका जहाँ पर वहाँ बसे हुए जो लोग हो आप लोगों के लिए तो पॉजिटिव साइन है जी। लेकिन मुझको इधर पता लग रहा है कि अमेरिकन ड्राई फ्रूट, अमेरिकन एग्रो प्रोडक्ट्स जितने हैं जी, वो यहाँ शायद 0 टैक्स या मिनिमम टैरिफ पे आएंगे। तो जो इंडियन सब्स्टिट्यूट हैं उसके, या जिसका सब्स्टिट्यूट अमेरिकन प्रोडक्ट होगा, जी जी, तो इंडियन ग्रोवर्स उसमें मारे जाएंगे, ऐसा भी एक खतरा है। जी। ऑब्वियसली अगर वहाँ से अगर वहाँ कश्मीर का बादाम कौन लेगा? कैलिफोर्निया का बादाम अगर यहाँ आके सस्ते में बिकेगा तो। जी, सोयाबीन जैसे हो गया, वहाँ पर सोयाबीन चाइना लेता था, अब ले नहीं मक्का रहा है जैसे। हाँ, मक्का है। देखिए वहाँ पर अगर यहाँ पर बिना इंपोर्ट ड्यूटी के अगर आता है, डेफिनेटली यहाँ के जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को तो इम्पैक्ट करेगा। बट ये सारे जो क्वेश्चन है वो इंडस्ट्रियल अपना पीयूष गोयल साहब का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली वो 2-3 बार जाके वहाँ मिले हैं, क्लोज मीटिंग डील किए हैं। लेकिन फिर भी आप लोग जैसे वहाँ किसी रिपब्लिकन से मिलते होंगे, रिपब्लिकन लीडर से, जी, तो आप लोग कुछ कंसर्न अपना बताते हो कि इंडिया को जितना एब्यूज कर रहा है ट्रम्प, ये ठीक नहीं है, थोड़ा आप समझाओ उसको। देखिए वहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएस अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जो काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंडिया अमेरिका का ट्रेड के ऊपर में बात करते हैं। इवन दो इज इट अ गवर्नमेंट बॉडी की लोगों का या इंडिविजुअल लोगों का, लेकिन उसमें सारे जितने भी इंडस्ट्रियल हैं उसमें बोर्ड में मेंबर हैं। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। मोदी जी का इवेंट भी न्यू वाशिंगटन डीसी में उन्हीं ने किया था। पीयूष गोयल जी भी अभी गए थे तो उन्हीं ने होस्टिंग किया था। तो उन लोग का जो चैनल है उनके थ्रू उन लोग रेस करते हैं, कंसर्न रेस करते हैं। और बाकी इंडिविजुअल लेवल पे जैसे मेरे स्टेट में तो डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिपब्लिकन है नहीं। हमारा इलिनॉय जो है ब्लू स्टेट है, तो वहाँ पर ऐसे कुछ हम लोग रिपब्लिकन लीडर से मिलने का मौका मिलता नहीं है। अच्छा। हाँ, बाकी जहाँ पर है टेक्सास हो गया, टेक्सास में जैसे जो कम्युनिटी है तो वहाँ के कांग्रेसमैन हैं, वहाँ के सेनेटर हैं। टेक्सास तो शायद सबसे ही कंजर्वेटिव स्टेट्स में से एक है ना जी। वहाँ एबॉर्शन को लेके, किसी चीज़ को लेके बहुत ही कंजर्वेटिव उनके डिसीजंस रहे जी। और मतलब रेड स्टेट है, और पहले तो पार्ट ऑफ द मैक्सिको, उसके बाद तो टेक्सास हुआ। अभी तो नया रूल भी आया कि H1B हायर मत करो वहाँ पर, तो काफ़ी कंजर्वेटिव है वहाँ पर। बट आप देखोगे तो आज का इंडियन डायस्पोरा सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे कैलिफोर्निया जहाँ पर 6 लाख है, सेकंड नंबर पे आपका टेक्सास हो रहा है जहाँ पर 4.5 लाख है। अच्छा, वहाँ सबसे ज़्यादा इंडियन डायस्पोरा वहीं जा रहा है। ये इंडियन डायस्पोरा एक जगह तो ब्लू स्टेट को सपोर्ट कर रहा है, एक जगह रेड स्टेट को सपोर्ट कर रहा है। अगर इंडियन के वोटर्स से कोई फर्क पड़ रहा है तो आपको क्या लगता है इंडियन डायस्पोरा किस पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करता है वहाँ पर? देखिए मैं बोलूँ इंडियन डायस्पोरा बहुत माइनॉरिटी है। इंडियन का पॉपुलेशन जो वोटर है 1.2% है, सिर्फ 1.2%। वोटर में परसेंटेज कम होगा जी, बट इंडियन वोटर्स मैटर। हाँ, इंडियन चुनाव में 1.2% भी मैटर करता है जी। इसीलिए तो अहमदाबाद आके ट्रम्प इलेक्शन कैंपेन करके गया था। ये अलग बात है कि हार गया था। देखिए जो इंडियन डायस्पोरा जो है, अब वो डिपेंड करता है कि जैसे इमिग्रेशन के मामले में H1B हो गया, उसमें हमेशा रिपब्लिकन सपोर्ट किया है। अच्छा, ठीक है, रिपब्लिकन सपोर्ट किया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि रिपब्लिकन मतलब H1B के अगेंस्ट में हो गया। हाँ। अदरवाइज हमेशा ये बोलते थे अरे ट्रम्प आ जाए यार, हमारा यानी जिसको आप लोग सपोर्ट करते आए उसी ने इस बार इस बार थोड़ा सा जो नया जो रूल आया है उसमें थोड़ा सा मतलब इंडियन कम्युनिटी को इम्पैक्ट किया है। बाकी हर कोई यही सोचता था कि रिपब्लिकन आए, जल्दी ग्रीन कार्ड मिल जाए, ठीक है। क्योंकि ट्रम्प उससे पहले कैंपेन में बोलते थे कि मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करता हूँ, ऐसे लोगों को मैं सिटीजनशिप ग्रीन कार्ड दूंगा जो लीगल तरीके से मेहनत करके आके काम कर रहे हैं। तो ये तो पूरे ही लीगल तरीके के, ये पूरा लीगल तरीके से। इलीगल तो आपने हथकड़ी बेड़ी लगा के भेज ही दिया था। हाँ, नहीं पहले, लेकिन जो आपको इलीगल लोग अब 10 साल रुक जाते थे उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता था। ये प्रोसेस था अमेरिका में, तो ही इज अगेंस्ट दैट। वो बोला इलीगल है तो उनको देने नहीं है, इंडिया से मतलब यूएस से बाहर निकालो। थोड़ा सा इमिग्रेशन में चैलेंज है, मुझे लगता है कि चलिए ठीक है, अभी स्टिल वी हैव 3 more ईयर विद प्रेसिडेंट ट्रम्प। और अभी जैसे ट्रम्प ने ट्रेड 18% कर दिया, तो बाकी अमेरिका 3 साल बाद पहचान में आ पाएगा?
अभी पहचान में किस सेंस में? यानी जितना ट्रम्प जैसा काम कर रहा है, जितना डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल ट्रीटीज, यूएन या डब्ल्यूएचओ जैसे ऑर्गेनाइजेशन, जितना चीज को वो तबाह कर दे रहा है पूरे का पूरा, यूएस एड को पूरा खत्म कर दिया, जिससे मिलियंस ऑफ लाइव्स आर ए डेंजर इन अफ्रीका। तो आपको लगता है अमेरिका अपने यूरोप जैसे, नेटो जैसे दोस्तों को लात मार रहा है, किसी को, पुतिन को गले लगा रहा है, तो आपको लगता है कि अमेरिका इस 3 साल के ऐसे दौर के बाद में पहचान में आ सकेगा? देखिए 3 साल के बाद क्या होने वाले तो हमको भी नहीं पता, लेकिन यह है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक ही रूल है, उसका प्रायोरिटी अपना नेशनल सिक्योरिटी है। अगर उसको लगता है कि मेरा अमेरिका फर्स्ट को लेके चल रहा है, वो अगर उसको लग रहा है कि मैं ऐसे ऐसे ट्रेडी में अमेरिका फंडिंग कर रहा है, यूएन फंडिंग कर रहा है जहाँ पर यूएस के टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है एंड विच इज़ नॉट गिविंग द पॉजिटिव रिजल्ट, तो ही हैज़ ऑल अथॉरिटी, यूएस गवर्नमेंट हैड ऑल अथॉरिटी टू स्टॉप दैट वन। बट जो एक था कि अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो सारे देश को लेकर चलता है, सारे वो इम्पैक्ट कर रहा है, वो दुनिया को लेकर चलता है, वो इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि सारे दुनिया के जरूरतमंद देशों की मदद करता है। वो चीज जो है एक वो दोस्ती की इज्जत करता है, जैसे नेटो और यूरोप उसके सबसे पुराने डिपेंडेबल लोग थे। अब वो खत्म हो गया। ट्रम्प हैज मेड अमेरिका अनट्रस्टवर्दी एंड अनडिपेंडेबल फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, मतलब जैसे कि जो पहले था कि बाकी सारे कंट्री एक मैं आपको रिपब्लिकन मान के हिट नहीं कर रहा हूँ, तो अमेरिका से जुड़ा कोई इंसान कई समय बाद मिला है, तो इसलिए मैं थोड़ा गुबार अपना निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं अमेरिकन डेमोक्रेसी का हिमायती हूँ। और अभी मुझको लगता है कि 3 साल बाद अमेरिकन डेमोक्रेसी का उतना ही मलबा बिखरे रहेगा अमेरिका में, जितना आज गाजा में फिलिस्तीनियों के मकानों का मलबा बिखरा हुआ है। जी देखिए, अमेरिका जैसा है, मैं बोल रहा हूँ आपको, यूरोपियन यस नाटो का मेंबर है, नाटो का ब्रेन तो अमेरिका ही था, ठीक है। अभी से ग्रीनलैंड के चक्कर में जो नाटो के साथ रिलेशन ब्रेक हो रहा है, डेफिनेटली वहाँ पर आप देखोगे तो अमेरिका में जो अमेरिकन नेटिव है वो तो 2-4% ही है, बाकी सारे जो माइग्रेटेड है वो मैक्सिमम यूरोपियन है, ठीक है। ट्रम्प खुद यूरोपियन है, ठीक है, ट्रम्प भी खुद ही यूरोपियन है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारे शॉर्ट टर्म ही हैं, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका और यूरोप से कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि सारे गवर्नमेंट में तो वही है। 12.5 महीना तो हो गया है ट्रम्प का इसी बददिमागी के चलते हुए। यानी ग्रीनलैंड को जिस तरह से वो कब्जा करना चाहता है, मुझको हिंदी फिल्में 25-30 साल पुरानी एक याद आती है, जिसमें गाँव का जो जमींदार रहता है, वो गांव में कोई नई लड़की शादी होके आती है तो बोलता है इसको पहली रात मेरे पास भेज देना, ये मेरा हक है। तो ट्रम्प उसी अंदाज में ग्रीनलैंड पे कब्जा कर रहा है, और ग्रीनलैंड के लोग, डेनमार्क के लोग, यूरोप के लोग, नेटो के लोग, सभी लोगों ने ट्रम्प को आईना दिखा दिया कि ये तौर तरीके एक्सेप्टेबल नहीं है। दावोस में आपने देख ही लिया कि ट्रम्प को अपने तौर तरीके थोड़े से बदलने भी पड़े, नहीं जी। ऐसा मेरे को लगता है कहीं पर जाके कोई भी कंट्री को ऐसा लेना, तो मुझे लगता नहीं है कि इस वो कंट्री का भी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है। कल के दिन आके कहेगा कि ये ताजमहल मेरा है, इसको मैं ट्रम्प पैलेस नाम रखूंगा, ऐसा। उसका ग्रीनलैंड का एक्चुअली क्या है कि उसमें आपको पता है जैसे मिनरल्स बहुत हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो उनका एक जो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उनका एक ऐसा है कि मैं नहीं लूंगा तो रसिया चाइना ले लेगा, और मैं नहीं चाहता। सवाल यह है कि ग्रीनलैंड आज नेटो का हिस्सा है जी, एंड एंटायर नेटो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सिक्योरिटी जी। नेटो इंक्लूड्स अमेरिका एंड ट्रम्प, तो ट्रम्प इज ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ ग्रीनलैंड थ्रू नेटो। तो तू और क्यों उसको कब्जा करना चाहता है? भाई गांव की कोई नई दुल्हन थोड़ी है कि जमींदार उसको अपने पास बुला ले ग्रीनलैंड को। हाँ नहीं, उनको बस वही है कि उसका उनको रिसोर्स चाहिए अपना कंट्री को आप थोड़ा जाके उधर बताइएगा कुछ लोगों को कि हिंदुस्तान में कम से कम एक आदमी तो ऐसे देखता है ट्रम्प के काम को जी। नहीं देखिए, ट्रम्प है और अभी भी पार्ट अमेरिका नाटो का ही पार्ट है। अगर नाटो का कोई भी कुछ चैलेंज होगा तो डेफिनेटली अमेरिका तो आएगा आएगा, ठीक है। अभी तो वो नेटो मेंबर के ऊपर कब्जा करने का बात कर रहा है। वो ऐसे रिलेशन वाइज उन लोग बोल रहे हैं कि मेरे को दे दो, बट अभी हाँ जो प्रेशराइज करके लेना वो गलत है, और उसमें अमेरिका के लोग भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ अमेरिका करे। मुझको तो ओपिनियन पोल याद पड़ रहे हैं, पीपल आर नॉट इन फेवर, हाँ, इवन दो बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो अभी भी आप देखेंगे तो यूएस में अभी जैसे आइस का एक बिल्कुल। इंसिडेंट हुआ बिल्कुल। मिनेसोटा में, हाँ। तो काफ़ी लोग काफ़ी लोग और ही हैड टू टेक अ यू टर्न, और कम से कम वापस उसको आना पड़ा ट्रम्प को, जी जी विड्रॉ करना पड़ा जी। वहां से आइस और को। उसमें यूएस में बहुत सारे अपना ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम करते हैं, ठीक है, वो सारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो ये सब चीज़ों के लिए अपोज करते हैं, और ऐसा मुझे लगता नहीं कि कुछ होने वाला है, बिकॉज इससे अल्टीमेटली अमेरिका का नाम ही डैमेज होगा, ठीक है। तो ट्रम्प बोल देते हैं फिर यू टर्न मार देते हैं, वो अलग ही चीज़ खासा है। डैमेज तो हो चुका है। अच्छा गणेश, अब आप एक आखिरी सवाल आपसे, जी और थोड़ा नाजुक सवाल है जी इसको मैं आखिरी के लिए बचा के रखा था, जी। जैसे खाने के बाद में आखिरी में डेजर्ट रहता है, अच्छा, ऐसे ये सवाल है। जी जब हिंदुस्तान के खिलाफ इतने किस्म की बातें वहां पे होती हैं, जी कभी टैरिफ की, कभी वीजा की, कभी हथकड़ी की, कभी किसी चीज जी की, जी कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट बोलता है मैंने झगड़ा रुकवाया है, तो हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान की जी बड़ी बेइज्जती खराब करता है वो। जी जी अमेरिका में रहते हुए एज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जी बट एज अ समबडी हु इज वर्किंग लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट्स, जी। ऐसे में कोई ऐसे क्रिटिकल मौके आते हैं क्या जब एक डिवाइडेड लॉयल्टी जैसा चैलेंज आपके सामने हो कि मैं इसमें क्या करूं, मैं इसमें अमेरिका के साथ रहूं कि इंडिया के साथ रहूं? जी नहीं, डेफिनेटली, जैसे कि मैं मतलब इसका दो है, मैं अभी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है नहीं मेरा। अगर मान लीजिए मैं रिपब्लिकन से एफिलिएशन होता और रिपब्लिकन गवर्नमेंट इंडिया के अगेंस्ट में कुछ ऐसा बोलता, कुछ स्टेटमेंट देता इंडिया के अगेंस्ट में या फिर इंडिया के लीडरशिप के अगेंस्ट में, तो एज ए इंडियन मुझे ख़राब लगता, ठीक है। बट ऐसे मेरा पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है, एज ए मैं वहाँ पर एज ए इंडियन ओरिजिन वहाँ पर मैं रेसिडेंस हूँ। और मुझे हम लोग का इंडियन का एक बहुत अच्छा क्वालिटी है कि हम लोग जो भी देश में जाते हैं और हम उस देश के लिए हित ही सोचते हैं। आप देखेंगे कि इंडियन बहुत कम टेररिस्ट बनते हैं जाके कहीं पर, तो हम लोग चाहते हैं कि इंडिया आगे बढ़े, अमेरिका भी आगे बढ़े, दोनों का रिलेशन अच्छा रहे। बट इस टाइप का जब भी कुछ होता है तो दुख लगता है, क्योंकि दोनों ही देश अपने हैं, है ना। वहाँ पर हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर हम इतने सारे लोगों का मदद कर रहे हैं। जैसे मैं सिटी में कमिश्नर भी हूँ, तो कंट्री ने हमको सब कुछ दिया है जो इंडिया हमको, इंडिया भी दे रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कंट्री में ऐसा कुछ नहीं हो। बट ऐसे जब आता है, सिचुएशन आता है, जब हम ऑफिस जाते हैं, बात होता है, तो काफ़ी बुरा लगता है कि ये सब चीज़ें चल रही है। और हम लोग यही चाहते हैं कि ऐसा सिचुएशन ना आए, लीडरशिप अच्छे से एक रिलेशन। इस सिचुएशन में कहीं आपको इंडिया भी रिस्पॉन्सिबल दिख रहा है क्या? देखिए, ताली दोनों हाथ से, दोनों मतलब एक हाथ से नहीं बजती। अगर रिलेशन ख़राब हो रहा है तो अगर 19 है तो कहीं पर 20 हो रहा होगा। तो मुझे लगता है कि या ट्रम्प ज़्यादा बोलते हैं, नो डाउट, है ना। बट आप देखिए, आज मोदी जी डाले ना, माय डियर फ्रेंड हैज एग्रीड, ठीक है। तो इस बेसिकली वो वहाँ ट्रम्प बोलते हैं ही इज़ माई बेस्ट बडी, ही इज़ गुड फ्रेंड। हाँ, लेकिन ट्रम्प ने लंबी लिस्ट गिनाई है कि इंडिया इस ट्रेड डील में क्या क्या सरेंडर कर रहा है अपने इंटरेस्ट। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कोई लिस्ट क्या, एक भी आइटम नहीं गिनाया है सिवाय इसके कि टैरिफ हैज कम डाउन फ्रॉम 50 to 18%। दैट इज द ओनली थिंग इंडियन पीएम हैज मेंशन्ड। जी, वो इंडियन पीएम जो ट्वीट किए आज, वो सिर्फ 18% किया। यस, ही डिड नॉट डिक्लेयर ऑल। बाकी और एक भी आइटम का किसी चीज का, और क्या क्या हुआ, रशियन तेल, वेनेजुएला का तेल, इसका क्या होगा, खरीदी का कुछ भी नहीं है उसमें। वो सारी चीजें मुझे लगता नहीं है, मतलब वो पब्लिकली हम लोग पब्लिश नहीं कर रहे हैं, पब्लिश नहीं कर रहे हैं। आपको भी अमेरिका के साथ में इंडियन गवर्नमेंट का जो स्टैंड है जी, वो आपको अमेरिकन प्रेसिडेंट के ट्वीट से ही पता लगता होगा ना, उनका जो ट्रूथ पोस्ट है। मैक्सिमम जैसे जो लड़ाई इंडियन गवर्नमेंट से पता नहीं लगता आपको? नहीं, हम लोग जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट से पता नहीं चलता है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि मोदी जी का अगर ट्विटर फॉलो कर रहे हैं या फिर एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ट्विटर फॉलो कर रहे हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन आता है वही हमको पता चलता है। अदरवाइज आप जैसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से पता चलता है। बाकी यूएस में भी जो न्यूज़, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट के जो डिटेल्स हैं, चाहे पाकिस्तान के साथ जंग को लेके हो, चाहे ट्रेड डील को लेके हो, चाहे इंडिया रशिया से तेल खरीदना कम कर चुका है, अभी बंद कर देगा, ऑल दीज डिटेल्स आर डिस्क्लोज्ड एंड अनाउंस्ड बाय ट्रम्प ओनली। ट्रम्प ओनली, यस, जो हाँ, ट्रम्प ओनली पता चलता अभी आज के डेट में। तो इंडिया की पॉलिसी, इंडिया का कमिटमेंट, इंडिया के पॉलिसी में चेंज, ऑल दीज थिंग्स आर अनाउंस्ड बाय ट्रम्प ओनली। ट्रम्प उतना पॉलिसी चेंज का तो अनाउंस नहीं किया, उसने एक दो अनाउंस किया था
उसने लड़ाई रोक दिया बोल के अनाउंस किया था, अभी 1-2 और अनाउंस किया। बट मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प पॉलिसी चेंज में ये सब इन्वॉल्व होके ही इज पुटिंग, आई थिंक ही डजंट केयर अबाउट दैट थिंग। उनका ये था कि आप रशिया से तेल मत लो, और उनका ये था कि आप रशिया से तेल ले रहे हो तो 500% टैरिफ दूंगा, ठीक है। ही ऑलरेडी टॉक टू पीएम मोदी कि मुझे आप रशिया से तेल मत लो। फिर वो बोल रहे हैं कि अब पीएम मोदी एग्री, वो रिड्यूस किए हैं, अब नाउ ही इज एग्री, ही इज नॉट गोइंग टू बाय द ऑयल। सो दैट इज ऑल द इन्फॉर्मेशन वी आर गेटिंग फ्रॉम द ट्रम्प, ठीक है। अब वो बाकी बैकएंड में इंडिया गवर्नमेंट क्या कर रहा है, सही में रशिया से तेल ले रहा है नहीं ले रहा है, कि बैकडोर में जा रहा है नहीं जा रहा है, अंटिल अनलेस इंडिया गवर्नमेंट पब्लिकली नहीं कहा है इंडियन गवर्नमेंट नहीं, इंडिया गवर्नमेंट ने पब्लिकली कहीं नहीं किया है। और बताइए तेल नहीं ले रहा, मैं भी आज एक न्यूज़, मतलब आज बहुत सारे न्यूज़ चैनल में आया था 18% टैरिफ का, उसमें कई लोगों ने लिखा कि नाउ रशिया से अब तेल बंद कर देगा, वो एग्री हो गया। तो रशिया से तेल बंद सही में मोदी करने वाले हैं क्या? इतना लॉन्ग टर्म रिलेशन को करेंगे, नोइंग कि कल अगर आज अमेरिका खड़ा, कल अमेरिका खड़ा नहीं हो, तो वो सारी चीजें जब तक भारत सरकार नहीं बोलता है तो यूट्यूब माध्यम से पता चलता है। ट्रम्प तो खुद अमेरिका के साथ नहीं खड़ा है अभी, ये तो दौड़ भाग रहा है, कुछ भी कर रहा है जी। तो यहाँ पर हम लोग एक्चुअली जब तक भारत सरकार का एक्सटर्नल मिनिस्ट्री पब्लिश नहीं करता, हम लोग नहीं बिलीव नहीं करते कि कोई न्यूज़ चैनल दिखा दिया कि ट्रम्प नहीं, इंडिया गवर्नमेंट अब रशिया से तेल नहीं खरीद रहा है। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग न्यूज़ अगर नहीं खरीदे तो। गणेश, आपसे बातचीत तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रही जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे इंस्टिगेट करने के बाद, मेरे भड़काने के बाद यहाँ से जो 2 लाख रुपया आप लेके गए हो उसके एवज में कम से कम के यहाँ बच्चों का कुछ भला करोगे आप, एक गवर्नमेंट को पॉलिसी प्रोग्राम ये सजेस्ट करके जी, कि कैसे छत्तीसगढ़ के बच्चों का स्किल न सिर्फ अमेरिका जाने के लिए बल्कि दुनिया के किसी भी देश में एक ग्लोबल कंपटीशन के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है जी। तो वो 2 लाख रुपए में 20-25 लाख अपना जोड़ के आप कम से कम ऐसा एक अच्छा कोई प्रोग्राम बना के छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को दो, तभी बचेली का नाम रोशन होगा। जरूर जरूर, ठीक है, श्योर सुनील जी, एंड थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और पहली बार मैंने ऐसे बहुत शो किया है, टॉक शो किया है, बट आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, एंड आपका करंट अफेयर जो आपका नॉलेज आउटसाइड ऑफ इंडिया है इज़ वेरी एक्सीलेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू यू। आइए आप यूएस आइए, आपको नाचा के इवेंट में आप नाचा में आइए और लोगों से मिलिए, बहुत शुक्रिया, सबको बहुत अच्छा लगेगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच, फिर आपके अगले विजिट पे मिलेंगे जी, थैंक यू सो मच। अभी आपने सुना छत्तीसगढ़ के बचेली से निकलकर अमेरिका पहुंचने वाले गणेश कर जी से बातचीत। थोड़ा बच के चलते हैं, चूंकि किसी पार्टी की पॉलिटिक्स में नहीं है अमेरिका में, इसलिए वो बिना वजह उलझना नहीं चाहते। दुनिया में अभी किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी ट्रम्प से उलझना नहीं चाहते हैं, गणेश कर तो वहाँ बसे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी जानकारी हमको दी। मेरी जानकारी में बड़ा इजाफा हुआ, जो मैं अपने आप को एक मामूली जानकार मानता हूँ कुछ चीज़ों का, और मुझको उम्मीद है कि मेरे भड़काने के बाद में गणेश कर वहाँ जाकर सोचेंगे कि 2 लाख रुपया और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सम्मान जो यहाँ दिया है सरकार ने उनको, प्रवासी छत्तीसगढ़ी सम्मान, उसके एवज में वो छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी के लिए कोई ऐसी योजना बना कर देंगे सरकार को, जिससे छत्तीसगढ़ के बच्चे भी एकदम लगे हुए, ये बचेली के हैं उससे लगा ही हुआ है, तेलंगाना और आंध्र, वहाँ के बच्चों की तरह जा सकें अमेरिका में। अमेरिका जाना मेरे लिए सपना नहीं है, लेकिन कामयाब होना, अपने देश को संपन्न बनाना, अपने परिवार को संपन्न बनाना, इसकी मिसाल आंध्र तेलंगाना से ली जा सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गणेश कर वहाँ जाकर इन सब पे ध्यान देंगे। फिर मिलेंगे। आज की बातचीत आपको कैसी लगी इस बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, रोज़ की तरह मेरी आदत बिगड़ी हुई है, अगर आप दोपहिया चलाते हैं या उस पर पीछे बैठते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए, वरना किसी हादसे की हालत में जितनी बड़ी तकलीफ़ आपको हो सकती है उसमें मौत सस्ती होगी, पूरी ज़िंदगी के लिए विकलांगता या डिसेबिलिटी, ब्रेन हेमरेज के बाद ज़्यादा बड़ी होगी। बच के रहिए, अपने सिर को सलामत रखिए। फिर मिलेंगे।